इस्तेमाल करना है, कितनी कॉपियाँ, क्या क्या चीज़ें, फॉर्म साथ क्या लगने, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर के लिए मैंने सोचा कि सबसे इम्पोर्टेंट भाई हमें कौन सा मिलते हैं और किन वकील साहब को जो कि प्रोफेशनल वकील हैं, दूसरी पुश्त के वकील हैं, एक अजीम बाप के एक अजीम बेटे हैं, क्योंकि वो इस बार एसोसिएशन के अंदर और लड़कों की ट्रेनिंग के अंदर दिल से कंट्रीब्यूट करते हैं। इन पर रिलाई और ट्रस्ट हम पंजाब बार में इस हद तक करते हैं कि जब लाहौर बार एसोसिएशन के अंदर बार वोकेशनल कोर्स करवाने की बात आई तो मैंने ये सोचा कि हमारे से बेहतर कौन करवा सकता है। इसलिए हमारे से बेहतर नहीं, हमारे जितना ज़बरदस्त कौन करा सकता है, वो तो थोड़ा सा कम कि उसको कहते हैं। तो मेरे जहन के अंदर एक ही बंदे का नाम आया, ज़ीशान अहमद मलिक साहब। वो साहब हैं जो हमने यहाँ पे जब बार वोकेशनल कोर्स एग्जीक्यूट करवाया तो इन्होंने 2 दफ़ा आकर लेक्चर दिया, बिकॉज ही इज़ दैट गुड। लोगों को, लड़कों को पढ़ाते भी हैं, इनके अपने वीडियोस भी, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो चीज़ें मैं करने की कोशिश करता रहता हूँ वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर ज़ीशान अहमद मलिक साहब करते रहे हैं। इन्होंने आके हमें रेंट लॉज के ऊपर से लाहौर बार के अंदर भी लेक्चर दिया और मुकम्मल तौर पे दिल से पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल लेवल तक, बर्गर अंदाज के अंदर नहीं पढ़ाते, तह में जाके पढ़ाते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमेशा की तरह उन्होंने अभी भी हमें टाइम दिया, और हमारी बल्कि लाहौर बार से भी हमने रिक्वेस्ट किया कि वहाँ पे जो लाहौर बार के अंदर जो टेस्ट होगा बार वोकेशनल कोर्स, वो उसके लिए दोबारा ज़ीशान भाई से वो रिक्वेस्ट करें और इनके थ्रू करवाएं। आप सारों की खुशकिस्मती, मेरी खुशकिस्मती, हमारे साथ ज़ीशान अहमद मलिक साहब मौजूद हैं। आई हैंड ओवर टू हिम सर। तालियां बजाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? खैरियत से हैं? ठीक है। पहले तो अहमद भाई मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक दफ़ा आपने फिर मुझे यहाँ पर मदऊ किया। मुझे एक अहमद भाई की तरफ से इस्तेमाल की गई एक टर्म जो है वो बड़ी पसंद है, तो मैं बीवीसी के लिए एक और नाम जो इनका ही है उसके एब्रीवेशन, ये बीवीसी कोर्स है, इसको RRC भी कहा जा सकता है, रोज़ी रोटी कोर्स, क्योंकि वाकई इसमें इस लेवल की ट्रेनिंग हो रही है कि जब आप ये कोर्स करके यहाँ से निकलेंगे तो काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें आप सीख चुके होंगे। फाइलिंग कैसे करनी है, क्रिमिनल केस की, सिविल केस की, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं, प्लीडिंग्स कैसे तैयार करनी है, प्लेंट्स कैसे तैयार करनी है, रिटन स्टेटमेंट्स, क्रॉस एग्जामिनेशन, क्योंकि काफ़ी एग्जॉस्टिव कोर्स ये होने वाला है, अभी तो शुरुआत ही हुई है इसकी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फाइलिंग ऑफ अ सिविल केस या प्रेपरेशन ऑफ फाइल ऑफ अ सिविल केस। मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं या बार वोकेशनल कोर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं, ज़्यादातर तो वही होंगे जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ सीनियर माशाल्लाह हमारे दोस्त कोलीग्स बैठे हुए हैं यहाँ पर। चलें, ये तो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, पहले तो ये कि कोई लेक्चर तो मैं डिलीवर कर नहीं सकता, ना मैं आपको करूँगा। एक इंटरैक्टिव सेशन ही रखेंगे, डिस्कशन बेस्ड रखेंगे। कुछ मैं आपसे सीख लूँगा, कुछ आप शायद मुझसे सीख लें। तो ये बताइए कि जब आप लॉ कॉलेज में थे या यूनिवर्सिटीज़ में थे, एक सब्जेक्ट था उसमें प्लीडिंग्स का, लीगल ड्राफ्टिंग, क्योंकि यहाँ कन्वेंसिंग की तो हमने बात नहीं करनी, सिविल केसेस की बात कर रहे हैं। एक आपने टर्म पढ़ी होगी प्लीडिंग्स की। व्हाट डज प्लीडिंग्स मीन? प्लीडिंग्स का क्या मतलब होता है? प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑर्डर 6 CPC। अगर मोर स्पेसिफाई किया जाए, अगर मज़ीद इसको स्पेसिफाई किया जाए, ऑर्डर 6 रूल 1 CPC जो कहता है कि प्लीडिंग्स शैल मीन प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो शैल का वर्ड उसमें इस्तेमाल हुआ है, ये इत्तफाकन इस्तेमाल हो गया है या किसी मकसद के तहत इस्तेमाल किया गया है? मैंडेटरी प्रोविजन है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम कोई बेल पिटीशन तैयार करें तो वो भी प्लीडिंग्स है? वो प्लीडिंग्स है ना? है? नहीं है? क्यों नहीं है?
क्योंकि जो लॉ बेल को गवर्न कर रहा है, क्या वो सीपीसी है? नहीं, वो तो सीआरपीसी है। तो इसका मतलब है कि सीपीसी की रूल से बेल या क्रिमिनल केसेस में जो आप ड्राफ्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो प्लीडिंग्स नहीं है। अब प्लीडिंग्स शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, इसका मतलब है कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट ये दोनों चीज़ें ही सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्लीडिंग्स हैं। अच्छा, आपने यूनिवर्सिटीज़ में प्लीडिंग्स तो तैयार की होंगी, प्लेंट भी तैयार की होगी, रिटन स्टेटमेंट भी तैयार की होगी, या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर आपको लीगल ड्राफ्टिंग के अलावा मज़ीद कोई कोर्सेज करवाए गए हों एडवोकेसी से रिलेटेड, वहाँ तो आपने देखा होगा जब हम कोई केस प्रिपेयर करते हैं, प्लेंट फॉर एग्जांपल हमने तैयार कर ली, तो प्लेंट तैयार करके क्या डायरेक्ट कोर्ट में जाकर वो सबमिट कर देते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमने सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, अच्छा कुछ टर्म्स मैं इस प्रिजम्पशन के साथ आपसे शेयर करूंगा कि आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो फ़ौरन हाथ खड़ा करके पूछ लीजिएगा कि इसका क्या मतलब है, झिझकने की ज़रूरत नहीं है। परमानेंट इंजंक्शन समझते हैं? हुक्म इम्तनाई दवामी, कोई शख्स ऐसा जो कोई गैर कानूनी काम कर रहा है या करना चाह रहा है, आप उसको रोकना चाह रहे हैं, आपने उसकी प्लेंट तैयार कर ली और आपने देखा कि लाहौर में कुछ 70 के करीब सिविल जजेस हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप अपनी मर्जी के किसी सिविल जज के पास जाकर वो प्लेंट डायरेक्ट सबमिट कर दें? कहाँ करेंगे? सीनियर सिविल जज के पास करेंगे। ये पार्टिसिपेशन हर तरफ से होनी चाहिए, वैसे सीनियर सिविल जज के पास करेंगे। अच्छा, तो प्लेंट उठाकर सीधा सीनियर सिविल जज साहब के कोर्ट में जाकर सबमिट कर दें? चलें, दायरी ब्रांच में जाकर सीधा प्लेंट सबमिट कर दें, आप ठीक है? कोर्ट फीस लगा दी, अब सबमिट कर दें? अब तो काफ़ी नहीं है, साइन होने हैं, चले साइन भी कर दिए, अब ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, हर केस में डॉक्यूमेंट्स साथ लगाना ज़रूरी होता है। क्या सीपीसी हमें बताती है कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगाने चाहिए, किस तरीके से लगाने चाहिए, कब कब लगाने चाहिए, या कोई और लॉ हमें बताता है? सीपीसी कौन कौन सी प्रोविजंस है सीपीसी की जो हमें ये बताती हैं? ऑर्डर 7, 8 और ऑर्डर 13। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चले, काफ़ी कुछ आपने तो पढ़ा हुआ है, वेरी गुड। अच्छा नहीं, मुझे मैं देख रहा था आते साथ ही सबसे पहले तो मैंने ये देखा है कि काफ़ी चेहरे मुझे शनासार नज़र आए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा ये कि उन शनासार चेहरों के अलावा पार्टिसिपेशन बाकी भी करें। ये मेरे कुछ यूसीपी के स्टूडेंट्स यहाँ मुझे काफ़ी नज़र आ रहे हैं। चले, प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, ये ऑर्डर 6 रूल 1 बताता है। अच्छा, प्लेंट तो आप लोग यहाँ पर भी देख चुके होंगे, प्लेंट होती क्या है। सरसरी तौर पर हम देख लेते हैं प्लेंट है क्या। अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम इन राइटिंग फाइल्ड बाय, एक स्टेटमेंट है जिसमें क्लेम किया जा रहा है और उसको कोई शख्स दायर कर रहा है। कौन दायर कर रहा है? प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन होता है? केस दायर करने वाला, और जिसके खिलाफ केस दायर किया जाता है वो तो डिफेंडेंट होता है। तो बेसिकली प्लेंट के जरिए प्लेंटिफ अपना क्लेम कोर्ट में लेकर आ रहा होता है। ही सेट्स फोर्थ, in which he sets out his cause of action with all necessary particulars. He sets out his cause of action. What does cause of action mean? क्या होता है cause of action? उर्दू में बता दें इसका। वजह इनाद, बनाए दावा, बिल्कुल पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट। तो बेसिकली अगर आपने किसी लेमैन को समझाना हो कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि भाई वो वजूहात, वो रीजंस जो केस दायर करने की वजह बनी, दैट इज कॉज ऑफ एक्शन। वजह इनाद भी कहा जाता है, बनाए दावा भी कहा जाता है इसको। तो ये हमें बताता है प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 1। प्लेंट फाइल होती है प्लेंटिफ की तरफ से, तो डिफेंडेंट को मौका दिया जाता है कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये क्लेम आए हैं तो रिटर्न फॉर्म में आए हैं, तुम भी इसका रिटर्न फॉर्म में कोई जवाब दो। वो रिटर्न फॉर्म में जो जवाब दिया जाता है डिफेंडेंट की तरफ से, उसको क्या कहते हैं? उसको रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। तो प्लेंट को डील करता है ऑर्डर 7 रूल 1। इधर उधर की बातें किए बगैर सीधा हम डॉक्यूमेंट्स की तरफ आते हैं।
जैसे अभी इन्होंने कहा कि ऑर्डर 6 भी डील करता है, ऑर्डर 7, ऑर्डर 6 डील करता है कोई डॉक्यूमेंट्स के साथ? करता है डॉक्यूमेंट्स के साथ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल क्या करता है, करता है। ऑर्डर 6 की हेडिंग क्या है? प्लीडिंग्स इन जनरल। ऑर्डर 7 की हेडिंग क्या है? प्लेंट। और ऑर्डर 8 की हेडिंग क्या है? ऑर्डर 6 किन डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक बात करता है? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। वो बेसिकली बताता है कि प्लेंट के अंदर आपने पार्टीज को डिस्क्राइब करना है, आपने अपना रिलीफ बताना है, लेकिन वो किसको डील कर रहा है? प्लेंट को। लेकिन ऑर्डर 6 इसके मुतालिक साइलेंट है कि जब आपने प्लेंट प्रिपेयर कर लेनी है तो बिफोर फाइलिंग दैट प्लेंट व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू आर सपोज टू अटैच विद द प्लेंट, वो तो नहीं ना बताता। तो उसको कौन डील कर रहा है? ऑर्डर 7 डील कर रहा है। डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी फॉर फाइलिंग अ सिविल सूट। ऑर्डर 7 रूल 14, जिनकी कुछ अरसा प्रैक्टिस हो चुकी है, आप लोग यकीनन इंटीमेशन वगैरह अपने फाइल कर चुके होंगे और कोई ना कोई केसेस आप में भी फाइल किए हों। कोई इत्तेफाक हुआ है फाइलिंग करने का केस? तो आपके सीनियर ने आपको कहा होगा कि भाई वो तुसी दायर करन जा रहे हो ना तो 7-14 की लिस्ट ला लेना ना। ये 7-14 क्या है? कभी सोचा 7-14 क्या है? फहरिस्त दस्तावेजात। ये भी आपको बता दिया गया 7-14 की दस्तावेजात की फहरिस्त हैगी, वो ला लेना। 7-14 क्या है? ये कभी प्रोविजन भी पढ़ी, खोल कर देखा कि 7-14 कहती क्या है? ये फहरिस्त दस्तावेजात जो हम लगाते हैं, ये कितने एग्जाम की है, कब लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है? 7-14 वेयर अ प्लेंटिफ। अच्छा, एक बात तो यहाँ से क्लियर हो रही है कि ये लिस्ट किसने लगानी है। पहली लाइन से क्लियर हो गई। ये किसने लगानी है? ये प्लेंटिफ ने लगानी है, क्योंकि प्लेंटिफ की बात हो रही है। वेयर अ प्लेंटिफ सूज अपॉन अ डॉक्यूमेंट। जब मुद्दई प्लेंटिफ किसी डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर सू कर रहा है, यानी ये अच्छा डॉक्यूमेंट्स दो तरह के होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। एक डॉक्यूमेंट सूड अपॉन होता है और एक और डॉक्यूमेंट होता है, वो भी आगे चल कर देखेंगे। वो डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच ही सूज अपॉन एंड दैट डॉक्यूमेंट इज इधर इन हिज पोजेशन और पावर, ही शैल प्रोड्यूस इट इन कोर्ट। अच्छा, अब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पर वो क्या कर रहा है? दैट डॉक्यूमेंट इज सूड अपॉन, और वो डॉक्यूमेंट क्या उसके पास है या नहीं है? इख्तियार भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। इख्तियार पास का मतलब है मेरे पास मेरे दराज में पड़ा हुआ है। इख्तियार का मतलब है इस वक्त मेरे दराज में नहीं पड़ा, लेकिन वहां तक रसाई है मेरी और मैं उसको वहां से उठाकर अपने इख्तियार में। आप QLC के ना, मेरा ख्याल है लीगल ड्राफ्टिंग आपने मुझसे शायद पढ़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट सूड अपॉन, वो आपके या तो पोजेशन में हो या पार में हो। अब उस डॉक्यूमेंट के साथ करना क्या है उसने? ही शैल प्रोड्यूस इट इन कोर्ट। उसने वो डॉक्यूमेंट कहाँ प्रोड्यूस करना है? कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। किस वक्त करना है? व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड। तो आपको क्या लगता है किस पेशी की बात हो रही है? एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जब प्लेंट प्रेजेंट की जा रही है। एंड शैल एट द सेम टाइम डिलीवर, ना सिर्फ प्रोड्यूस करना है बल्कि डिलीवर भी करना है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट जब हम कहते हैं कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके पास है या आपकी पावर में है या आपकी एक्सेस में है, आपके इख्तियार में है, वो डॉक्यूमेंट आपने कोर्ट में प्रोड्यूस करना है और डिलीवर करना है। तो इस डॉक्यूमेंट की नेचर क्या होनी चाहिए? ओरिजिनल। अब यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, ये बड़ी अजीब सी बात है, हम पहली पेशी पर जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में डिलीवर कर दें। ये बात कुछ समझ में आती है? नहीं आती। लेकिन लॉ कुछ और भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। लॉ क्या कहता है? एंड शैल एट द सेम टाइम डिलीवर द डॉक्यूमेंट। या तो डॉक्यूमेंट ही डिलीवर कर दिया जाए या फिर अ कॉपी देयर ऑफ टू बी फाइल्ड विद द प्लेंट। आप में से जिन्होंने भी नए दावे दायर किए हैं स्टे लेने के लिए, यकीनन किए होंगे। बड़े केसेस फाइल होते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। किस बेस पर फाइल किए जाते हैं?
एग्रीमेंट टू सेल की। एग्रीमेंट टू सेल को उर्दू में क्या कहते हैं? इकरारनामा, मुआहिदा, मुआहिदा बै। पहली पेशी पर ओरिजिनल कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं? सही सही बताइएगा। नहीं करते। कभी जज साहिबान ने कहा हो कि 714 के तहत डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें? कभी नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि 714 की क्या हो रही है? फिर वायलेशन हो रही है। 714 के तहत ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ प्लेन प्रोड्यूस करना है। ओरिजिनल आपने दिखाना है। और कुछ पूछना चाह रहे हैं जी? और किस में लिखा हुआ? डिलीवर में। प्रोड्यूस में और नहीं लिखा हुआ। या आप बेशक स्टेच्यूट पढ़ ले, मेरी तो स्लाइड्स है ना, वो मैंने अपने हिसाब से उसकी डायसेक्शन की हुई है। वो ये कहता है व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड एंड शेल एट द सेम टाइम डिलीवर। और अभी तक तो नहीं आया। तो एट द सेम टाइम डिलीवर क्या करेगा? व्हेन ही शैल प्रोड्यूस। ज़रा थोड़ा दोबारा पीछे से आपके सवाल को क्लियर करने के लिए, डॉक्यूमेंट सूड अपॉन है, उसके पोजेशन या पावर में है, वो क्या करेगा? ही शैल प्रोड्यूस इट इन कोर्ट। प्रोड्यूस का क्या मतलब होता है? प्रोड्यूस का मतलब डिलीवर करना तो नहीं ना होता, नहीं होता। यानी जो आपने प्रोड्यूस करना है वो क्या करना है? कौन सा डॉक्यूमेंट? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिया। अब उसके बाद ये टाइम बता दिया नीचे, व्हेन दी प्लेंट इज प्रेजेंटेड, कि जब प्लेंट प्रेजेंट की जाएगी ओरिजिनल आपने प्रोड्यूस कर दिया। और उसी वक्त एंड शेल एट द सेम टाइम, अब उसी वक्त आपने डिलीवर करना है। क्या करना है? या डॉक्यूमेंट डिलीवर कर दें या फिर कॉपी डिलीवर कर दें। तो मैंने जोर डिलीवरी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर नहीं दिया, मैंने जोर दिया है प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर। हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट फर्स्ट टाइम जब केस फाइल हो रहा होता है क्या उस वक्त प्रोड्यूस करते हैं? नहीं करते। लेकिन शेल मैंडेटरी प्रोविजन है कि प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन और प्रोड्यूस करने के बाद जो उसकी कॉपी है वो आपने क्या करनी है? डिलीवर कर देनी है टू बी फाइल्ड विद द प्लेंट। ये डॉक्यूमेंट की नेचर क्या थी? डॉक्यूमेंट सूड अपॉन। अभी हम आगे जाकर दूसरे डॉक्यूमेंट को देखते हैं। ये बात होगी डॉक्यूमेंट सूड अपॉन की। अब दूसरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स वेयर ही रिलाइज। पीछे क्या था? सूड। अब क्या आया? रिलाइज। वेयर ही रिलाइज ऑन एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। ये बीच में जो एक लाइन लिखी हुई है एक दफ़ा छोड़ देते हैं हम, अगली लाइन स्किप करके अगली लाइन पर चले जाएं। वेयर ही रिलाइज ऑन एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम। अब डॉक्यूमेंट सूड अपॉन था, आपने क्लेम लेकर आए, उस क्लेम को साबित करने के लिए आप कुछ डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई कर रहे हैं, तो आपने उन रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक क्या करना है? ही शैल एंटर such documents to be added or annexed to the plan। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिन पर आप रिलाई कर रहे हैं, जिनको आपने एविडेंस के दौरान अपना क्लेम साबित करने के लिए प्रोड्यूस करना है, वो आपने लिस्ट के साथ अटैच करना है। अब जो लाइन हमने स्किप की है उसको ज़रा दोबारा पढ़ लेते हैं। Where he relies on any other documents whether in his possession or for or not। अब कुछ फर्क आ गया इसमें। पहले डॉक्यूमेंट सूड अपॉन के मतलब क्या बात हुई थी? वो उसकी पोजेशन में हो या उसकी पावर में हो। अब डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन के मतलब क्या बात हुई? उसकी ज़रूरी नहीं है, उसकी पोजेशन में भी हो सकता है, उसकी पावर में भी हो सकता है, और हो सकता है कि उसके पास उस वक्त मौजूद ना हो। मौजूद हो या मौजूद ना हो, डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन के मतलब क्या करना है? उसने वो लिस्ट में मेंशन करना है। ये जो हम देखते हैं ना 714 की लिस्ट, वो इस प्रोविज़न के तहत फाइल होती है। 714 की लिस्ट आपने फिल की होगी या देखी होगी, अभी तक शायद वही देखी होगी जो आपने ये बाहर छपी छपाई, या कुछ ऑफिसेस ऐसे हैं जिनमें आपके भी शायद ऑफिस में हो, टाइप शुदा लिस्टें खुद बनाई होती हैं। होना यही चाहिए कि ये जितनी भी लिस्ट्स प्रोवाइड की गई ना मार्केट में, आप वो लेने की बजाय कंप्यूटर में अपनी इंग्लिश में या जिस लैंग्वेज में भी तैयार करना चाहें वो खुद तैयार करें। अच्छा, आगे देखते हैं डॉक्यूमेंट सूड अपॉन एंड डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन। अभी हमने देखा दो तरह के डॉक्यूमेंट्स। एक वो डॉक्यूमेंट जो सूड अपॉन है
or document sued upon at the time of filing of plaint, the plaintiff is supposed to produce that document and copy thereof shall be delivered. और डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन उसमें मेंशन कर देना। और डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन ज़रूरी नहीं है कि उसकी पोजेशन में हो। क्या ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी। उसकी पावर में भी हो सकता है, उसकी पोजेशन में भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता। अब एक है डॉक्यूमेंट सूड अपॉन, एक है डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन। अब ये क्या बला है दोनों? तो सूड अपॉन कौन सा? वो कौन सा डॉक्यूमेंट है? जरूरी नहीं है। नहीं, ये 714 के तहत सूड अपॉन तो आपके पास था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन किसी और के पास ही हो। वो आपके पास भी हो सकता है, किसी और के पास भी हो सकता है। चाहे आपके पास हो, चाहे किसी और के पास हो। जब प्लेंट फाइल कर रहा है तो 714 की लिस्ट में उसने उन सारे डॉक्यूमेंट्स का जिक्र करना है। जी, कोई मिसाल दें। अच्छा चलें, कौन सा एग्रीमेंट, कोई स्पेसिफाई कर दें। आते साथ वैसे हमने उस दावे की शायद बात भी कर ली है। एग्रीमेंट टू सेल, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बताएं डॉक्यूमेंट सूड अपॉन कौन सा होगा? आप बायर हैं, एग्रीमेंट टू सेल ओरिजिनल किसके पास होता है? सेलर के पास। सेलर के पास होता है ना। किसके पास होना? वैसे किसके पास चाहिए? बायर के पास। पैसे उसने खर्चे हैं, उसके पास होना चाहिए ओरिजिनल। उसके पास, दूसरे के पास हो सकता है उसकी कॉपी हो। अब मुझे ये बताएं, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में डॉक्यूमेंट सूड अपॉन कौन सा होगा? एग्रीमेंट टू सेल। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस फाइल करेंगे जब, तो इस प्रोविज़न के तहत होना तो ये चाहिए कि पहली पेशी पर जज साहब को, जब आप आर्गू कर रहे होते हैं ना स्टे लेने के लिए, क्योंकि साथ हमने टेम्पोरेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन भी लगाई होती है, तो पहली पेशी पर हम जाते हैं जज साहब से, जो बातचीत हमने आर्गूमेंट्स करने हो फॉर ऑब्टेनिंग एड इंटरिम इंजंक्शन, तो इस प्रोविज़न के तहत तो उस वक्त ओरिजिनल एग्रीमेंट टू सेल प्रोड्यूस करके वापस ले लिया जाए और साथ ही उनको बता दिया जाए अ कॉपी देयर ऑफ हैज़ ऑलरेडी बीन अटैच्ड विद दी फाइल। तो वो है डॉक्यूमेंट सूड अपॉन। अब सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में ही क्या आप बता सकते हैं डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन कौन कौन से हो सकते हैं? चेक हो सकते हैं, और ट्रांजैक्शन, और जमाबंदी। चले ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि उस खास क्लेम के मुतालिक अर्नेस्ट मनी अगर अलग से दी गई है, उसका कोई प्रूफ, कोई बयाना दिया गया है, उसकी कोई रसीद, जिसको हम लेमैन टोकन मनी भी कहता है, टोकन मनी की अगर कोई रसीद है, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? वो रिलाइड अपॉन है। अच्छा, इत्तफाक से एक ऐसा डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन वो आपके पास नहीं है। अब ये वैसे जवाब थोड़ा सा इसलिए आपके लिए मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आप अभी तक मे भी उस स्टेज तक ना पहुंचे हों। लेकिन जो मेरे सीनियर और भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, शायद वो इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहें कि जब हम कोई एग्रीमेंट किसके ऊपर लिखा जाता है? स्टैम्प पेपर। तो कुछ और भी हम चीज़ें, कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना चाह रहे होते हैं। कुछ बताएंगे सर? कोई ऐड करना चाहेंगे? यस, जिस रजिस्टर पर, अब वो रजिस्टर आपके पास है, वो तो फिर उसके पास है, तो आप फिर डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन में वो लिखेंगे कि अब वो आपकी पोजीशन में नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन है, क्योंकि उस रजिस्टर के ऊपर जो इंदराज हुआ है, उस इंदराज की वजह से वो स्टैम्प पेपर आपको इशू हुआ। अच्छा, आजकल वैसे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी हुई है। अब तो वैसे ही वो नेशनल, ये क्या, बैंक ऑफ पंजाब से वो जारी हो रहे होते हैं। तो डॉक्यूमेंट
sued upon those documents on which a plaintiff bases his claim। सिंपल सी बात है, वो डॉक्यूमेंट जिसकी बेस पर अपना क्लेम वो बेस कर रहा है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में एग्रीमेंट टू सेल। फिर डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन दोज डॉक्यूमेंट्स ऑन विच ही रिलाइज एज एविडेंस ऑफ हिज क्लेम और डिफेंस। एक डॉक्यूमेंट है सूड अपॉन जिसकी बेस पर वो अपना क्लेम एस्टैब्लिश कर रहा है। फिर डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन वो क्लेम जो उसने जिस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर एस्टैब्लिश कर चुका है वो क्लेम, अब उस क्लेम को उसने साबित भी तो करना है। वो किन के जरिए साबित करेगा? डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन। तो ये दोनों का फ़र्क है। अच्छा, वैसे ये आप चाहते हैं तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, ये वैसे इसका हिस्सा है। इसमें यहाँ पर ना एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि सीपीसी किस हद तक एप्लीकेबल है, फिर ये भी हमें देखना पड़ेगा। और फैमिली कोड एक्ट खुद बताता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं। ये हमारे आज की डिस्कशन का हिस्सा है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, ये अभी क्लियर हो जाएगा आपको। अब ऑर्डर 7 रूल 15, क्योंकि पीछे ऑर्डर 7 रूल 14 में बात हुई डॉक्यूमेंट सूड अपॉन आपकी पोजेशन में है, प्रोड्यूस करना है, कॉपी आपने डिलीवर कर देनी है। फिर डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन आपकी पोजेशन में है, पावर में है, मेंशन कर देना है, पावर में नहीं है, मेंशन कर देना है। लेकिन साथ ही बता दिया कि भाई पावर में है तो मेंशन कर दिया, लेकिन आपके पास ही है वो डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन है, आपकी पावर में नहीं है, आपकी पोजेशन में नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है? 7:15 इसके मुतालिक कुछ बताता है। स्टेटमेंट इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट इन प्लेंटिव्स पोजेशन और पावर, वेयर एनी सच डॉक्यूमेंट इज नॉट इन द पोजेशन और पावर ऑफ द प्लेंटिफ, ही शैल इफ पॉसिबल स्टेट इन हुज पोजेशन और पावर इट इज। या तो अगर तो उसके पास है फिर तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन अगर उसके पास नहीं है तो फिर वो 7-14 रेड विद 15 रूल 15। अब हम 7-14 ही कहते हैं, वैसे होना तो ये चाहिए कि 7, 14 एंड 15 होना चाहिए उसको, क्योंकि आप उसमें लिख रहे होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मेरी पोजेशन में नहीं है लेकिन मैं इस पर रिलाई करता हूँ और ये उसकी पोजेशन में है। जब आप बता रहे होते हैं ना उस लिस्ट में कि ये उसकी पोजेशन में है, तो इसका मतलब है कि आप 7-15 की कंप्लायंस कर रहे हैं। तो उन ये जो बाज़ार में अवेलेबल है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 7-14 ही लिखा होता है। तो ये 7-15 है कि अगर आपकी पावर में नहीं है, कस्टडी में नहीं है, पोजेशन में नहीं है, तो फिर आपने बता देना है कि उस शख्स की पोजेशन में है। अब ये एक लिस्ट है, ये आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर ऑर्डर 7 रूल 14, लेकिन फिर वही बात कि रेड विद रूल 15 सीपीसी। इसमें पहले सिविल सूट नंबर, फिर कोर्ट का नाम, टाइटल, सब्जेक्ट। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइटल एंड सब्जेक्ट ऑफ अ सिविल सूट? टाइटल क्या होता है? पार्टी। अच्छा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मोहम्मद अली वर्सेस अमजद अली, इन दोनों में से टाइटल कौन सा है? उसको उन्वान कहते हैं उर्दू में। और जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या जोन सा भी है। अब आप ये देखें, इसमें 2 कॉलम्स बने हुए हैं। हैव यू सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स विद द प्लेंट? इफ सो इट्स डिस्क्रिप्शन। फिर दूसरा है विल यू सबमिट अदर डॉक्यूमेंट्स विच आर अंडर योर पोजेशन एंड कंट्रोल? इफ सो देयर डिस्क्रिप्शन। फिर तीसरा आ गया do you intend to rely on other documents than the description of those and under whose possession those documents are? अब ये कितने इसमें बने हुए हैं कॉलम्स? 3 बने हुए हैं। Have you submitted the documents with the plaint? If so, its description। यहाँ पर कौन सा आना चाहिए? कौन सा? यहाँ इस बॉक्स में सूड अपॉन का जिक्र आना चाहिए। सेकेंड बॉक्स में विल यू सबमिट अदर डॉक्यूमेंट्स विच आर अंडर योर पोजेशन? ये डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन। अब 7-15 में हमने पढ़ा था, अगर ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर आप रिलाई कर रहे हैं लेकिन वो आपके पोजेशन में नहीं है
वो लास्ट कॉलम उसको डील कर रहे हैं। डू यू इंटेंड टू रिलाई ऑन अदर डॉक्यूमेंट्स देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज एंड अंडर हुज पोजेशन दोज डॉक्यूमेंट्स आर। उनकी डिस्क्रिप्शन भी बतानी है, फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन के रजिस्टर, स्टैम्प वेंडर, स्टाम्प फरोश जिसको कहा जाता है, वो वाला रजिस्टर, और फिर आप उसका नाम बताएंगे कि वो कौन है, किधर बैठता है, उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ये 3 इसमें होते हैं। अब आप जब फील्ड में जाएंगे, आप कोई केस की फ़ाइल निकलवाएं तो आप देखेंगे कि ये बड़े ही एक यकतरफा तरीके से ही, एक ही स्टाइल से ये फॉर्म भरे होते हैं। हस्बे ज़रूरत, भाई हस्बे ज़रूरत क्या मतलब? हस्बे ज़ायका तो होता है, ये हस्बे ज़रूरत तो नहीं होता कि ज़रूरत हुई तो कर देंगे। भाई लॉ कहता है डॉक्यूमेंट सूड अपॉन है या डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन है। डॉक्यूमेंट सूड अपॉन के साथ ये करना है, पेश करना है और साथ कॉपी लगानी है, डॉक्यूमेंट सूड अपॉन। अब अक्सर जो पहला कॉलम है उसके अंदर क्या लिख देते हैं कि हाँ यस भी अक्सर लिख दिया जाता है। सबसे पहले कॉलम में लिख दिया जाएगा कि जो मैं ज़ेर दफ़ा 13(1) में दे रहा हूँ वही है। अब 13(1) इज समथिंग एल्स, ऑर्डर 13 रूल 1, और फिर नीचे वाले दोनों में लिख देता वही, जिस तरह इन्होंने कहा कि हस्बे ज़रूरत, एज़ पर प्लेंट, एज़ पर रिक्वायरमेंट, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इशूज़, अब बवक्त शहादत, हस्बुल हुक्म अदालत। भाई अदालत से तो आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा। अब अदालत को क्या पता, आपका क्या अदालत को इल्हाम हो सकता है कि डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन किसी के पास पड़ा हुआ है और वो आपको ज़रूरत है और अदालत हुक्म कर दे तो आप हुक्म कर दे तो हम ले आएंगे? क्या ये पॉसिबल है? लेकिन आपने खुद देखा है ये लिखा होता है। हाँ, अच्छा वैसे ये तीनों कॉलम्स बड़े एहतियात से फिल करने वाले हैं। अक्सर यही होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स पहले खाने में ही फिल कर दिए, अब बाद में वो डॉक्यूमेंट जो किसी की और की पोजीशन में है वो भी खाना नंबर 1 में ही फिल हुआ है। हालांकि लॉ के मुताबिक वो अगर किसी और की पोजीशन में है तो वो अलग से होना था और उसका बताया जाना ज़रूरी था। तो ये इसके मुताबिक ऑर्डर 7, रूल 14 एंड 15 इनके मुताबिक ही ये लिस्ट फिल होनी चाहिए। तो सबसे पहली लिस्ट जो हम साथ अटैच करते हैं वो ये वाली है, ऑर्डर 7, रूल 14 एंड 15 की लिस्ट, जिसमें डॉक्यूमेंट सूड अपॉन एंड डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन? जी जी देखें, डॉक्यूमेंट सूड अपॉन तो कोर्ट कहती है कि आपके पास होना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट सूड अपॉन है, जैसे एग्रीमेंट टू सेल है, आप बायर हैं और एग्रीमेंट टू सेल आपके पास है ही नहीं, तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप कहते हैं कि भाई एग्रीमेंट टू सेल मेरे पास था अब नहीं है और कुछ भी नहीं है, कॉपी भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में तो पहली दफ़ा जब आप जाएंगे एक तो आपको कोई एड इंटरम रिलीफ भी नहीं मिलने वाला क्योंकि आपने कोई उसकी कॉपी ही प्रोड्यूस नहीं की। तो यहाँ पर फिर एक्सेप्शन हो सकती है कि डॉक्यूमेंट सूड अपॉन यू हैव टू गिव रीज़न। कोई गुम हो गया है तो उसकी कोई FIR होनी चाहिए, ये चीज़ भी बतानी चाहिए। अब डॉक्यूमेंट सूड अपॉन किसी और की पोजेशन में होने आपकी पोजेशन में चाहिए, लेकिन ऐसी सूरत हाल में फिर नोटिस दिया जाता है दूसरी पार्टी को टू प्रोड्यूस टू एडमिट दैट डॉक्यूमेंट, ये भी होता है। जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं? एक मिनट, डॉक्यूमेंट टू सेल नहीं है हमारे पास, एग्रीमेंट टू सेल नहीं है, एग्रीमेंट टू सेल हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है, चेक्स हैं, उनकी कॉपीज हैं कि हमने पेमेंट ट्रांसफर की भी है और जो डिफेंडेंट है जिस पे हम केस कर रहे हैं और वो एग्री भी करते हैं कि हमने पेमेंट ली भी है, फिर हम केस कर। देखें ये तो अगर ऐसे है ना तो फिर तो बड़ा सीधा सीधा केस है। डिफेंडेंट तो वैसे ही मान रहा है, जब वो मान रहा है तो फिर केस फाइल करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, आपके सामने मान रहे हैं। ऐसी जो सिचुएशन है ना उसमें ओरल एग्रीमेंट टू सेल आप अलग कर रहे हैं। अब इस पर केस लॉ बड़ा क्लियर है कि ओरल एग्रीमेंट टू सेल अगर आपने एजिटेट किया है, क्लेम ओरल एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर है, तो ईच एंड एवरी डिटेल, कब तय हुआ, किसके सामने तय हुआ, कहाँ तय हुआ, टाइम भी फिर बताएंगे क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। और ये भी
एविडेंस में फिर जाकर साबित होगा। अगर ये एविडेंस सारी हम प्रूव कर रहे हैं तो फिर हम ये दायर कर सकते नहीं, साबित तो आपने दायर करने के बाद करना है ना, आप पहले दायर करेंगे और आपने अब इसमें देखें डॉक्यूमेंट सूड अपॉन उस तरह से रिटर्न फॉर्म में तो एग्रीमेंट टू सेल है ही नहीं, ये ओरल है। लेकिन जब हम प्लेंट तैयार करते हैं ऐसे केस की तो ईच एंड एवरी डिटेल हैज़ टू बी मैंशनड इन प्लेंट। ये आम जो हम एग्रीमेंट टू सेल सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का फाइल करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। विटनेसेस की डिटेल भी इसमें बताई जाएगी, कहाँ पर हुआ, किस तरीके से हुआ। शुफा का केस कभी आपने तैयार किया या पढ़ा हो? शुफा का केस बहुत डिटेल में उसमें भी लिखा जाता है कि किस जगह पर तलब मुआसबत हुई, कौन कौन बैठा था वहाँ पर, टाइम क्या था, कितने लोग बैठे थे, कर क्या रहे थे। तो समझे कि ये सारी चीज़ें भी ओरल एग्रीमेंट टू सेल जहाँ अलेज किया गया है तो आपको फिर ये सारी डिटेल्स प्लेंट में मेंशन करनी पड़ेंगी। लेकिन प्लेंट में मेंशन कर देने से ऑटोमेटिकली वो साबित नहीं हो जाती आज खुद से। जब इसमें इश्यूज़ फ्रेम होंगे तो उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस होगी। ये सारी चीज़ें जो आपने एलैबोरेट की हैं प्लेंट में आप एग्जामिनेशन इन चीफ में बयान करेंगे। आप पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, डिफेंडेंट पर आप क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे उसके एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद, और फिर ट्रुथ को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके मुंह से आपने कहलवा लिया कि एग्रीमेंट टू सेल हुआ था तो आप समझिए कि आपका केस हो गया। क्योंकि ओरल एग्रीमेंट टू सेल में होने के बावजूद उनको पता होता है कि एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, लेकिन वो एक प्ली इस वजह से लेते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल रिटर्न फॉर्म में नहीं है और वो जो बैंक स्टेटमेंट है वो किसी और ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि जी ये एज अर्नेस्ट मनी नहीं आई थी, ये किसी और मद में आई थी। अब आप उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते क्योंकि आपके पास रिटर्न फॉर्म में कोई नहीं होता, तो आपने फिर एविडेंस में ही वो साबित करना है। जी आपका सवाल। जी बिल्कुल, उसकी ट्रस्ट उसमें, लेकिन फिर यहाँ पर विल का लॉ है वो भी देखना पड़ेगा कि विल किस हद तक हो सकती है। विल कितनी होती है आपको आइडिया होगा? नहीं, ओरल और रिटर्न तो और बात है ना। क्या पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हो सकती है उसमें? 1/3 हो सकती है, ये सारी चीज़ें। अगर वो महकमा या वो डिपार्टमेंट अपने आप को एंटाइटल्ड समझता है तो वो केस तो फाइल कर सकता है उन लोगों के खिलाफ जो उसके क्लेम को नहीं मान रहे, तो वो सूट फॉर डिक्लेरेशन फिर फाइल कर सकते हैं। चलिए ये लिस्ट, अब कोई और सवाल? आपका कोई एक सवाल क्या आ जाती है? जी खरीदने वाला वो अपनी तरफ से कंडीशन पूरी कर देगा, तो मिसाल की जो शख्स है वो भी आपको वो एग्रीमेंट नहीं दे रहा। उसके लिए आप बिल्कुल वो डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन की जो लिस्ट में आप लिखेंगे कि किसकी पोजीशन में है, बाद में आप कोर्ट में प्रोड्यूस करवा सकते हैं उसको। वो डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन है ना, और इसमें हमने यही पढ़ा कि वो डॉक्यूमेंट रिलाइड अपॉन जो आपकी पोजीशन में नहीं है आपने उसको इस लिस्ट में मेंशन करना है, और मेंशन करने का मकसद यही है कि कल को अगर वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाना हो। जी ठीक, और कोई सवाल? ऑर्डर 7 रूल 19 एड्रेस टू बी फाइल्ड विद प्लेंट। पहला डॉक्यूमेंट अभी जो हमने पढ़ा ऑर्डर 7 रूल 14 एंड 15 CPC, इसको फ़र्द इनसार जिस तरह फ़र्ज दस्तावेज़ात। एड्रेस टू बी फाइल्ड विद प्लेंट, एवरी प्लेंट शैल बी अकम्पनीड बाय अ प्रोसीडिंग्स गिविंग एन एड्रेस एट विच सर्विस ऑफ नोटिस, समन्स और अदर प्रोसेस मे बी मेड ऑन द प्लेंटिफ। ये कौन फाइल कर रहा है? प्लेंटिफ फाइल कर रहा है। इसको अक्सर उर्दू में कहा जाता है फ़र्द पता। इसमें वो अपनी डिटेल सारी की सारी बता रहा है कि उसका पता क्या है। ये अंडर 7 रूल 19, ये भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि उसकी बजाय आप अपना बनाएं। इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है, फ़र्द पता।
एड्रेसेस ऑफ द प्लेंटिफ अंडर ऑर्डर 7 रूल 19। जी बैठकर बेशक पूछ लें। जी नहीं, फिर भी आप उसके वो भी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज़ है, लेकिन ये फिर भी आप साथ लगा दें, ये प्लेंटिफ की तरफ से, ताकि एक ऑथेंटिसिटी हो जाए ना, कि कल को अगर कोई भी समन जाना है, कोई भी नोटिस जाना है, तो वो इस एड्रेस पर भेज दिया जाए। ऑर्डर 7 रूल 26 लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्लेंटिफ। Plaint shall be accompanied by a statement who may be made party in the event of death of the plaintiff as his legal representatives. A plaintiff may at any time file in the court an amended list. अब एक शख्स जो केस फाइल कर रहा है, वो जो केस फाइल कर रहा है, वो केस फाइल करने के साथ ही एक लिस्ट लगाएगा कि इसमें उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या लीगल एयर्स। ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और लीगल एयर्स में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क है भी या नहीं? वारसान नुमाइंदे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी, अब अगर एक प्राइवेट इंडिविजुअल कोई केस फाइल कर रहा है, तो वो एक फहरिस्त वारसान साथ लगा देगा कि इन केस अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये शख्स उसके वारसान लीगल एयर्स के तौर पर इंप्लीड कर दिए जाएं। अच्छा, हो सकता है कि जब उसने केस फाइल किया तब उसकी एक बीवी और 3 बच्चे थे, 6 साल तक केस चलता रहा, अब उसकी 2 बीवियां और 6 बच्चे हो गए, तो वो एक अमेंडेड लिस्ट भी फाइल कर सकता है कि जब मैंने केस फाइल किया था मेरे वारसान कम थे, अब मेरे वारसान बढ़ गए हुए हैं और ये उनकी डिटेल्स हैं। और साथ वो ये भी मेंशन कर सकता है, बल्कि करेगा, कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कौन शख्स उसकी डेथ के बाद उसकी डेथ का फैक्ट कोर्ट को बताएगा। ये भी इसमें आएगा ऑर्डर 7 रूल 26। इसकी भी हम देख लेते हैं लिस्ट कैसे है। लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्लेंटिफ, फहरिस्त वारसान अंडर ऑर्डर 7 रूल 26। ये आपके पास कॉपीज़ आई हैं? ये इनकी नहीं आई? अच्छा, वो सर कह रहे थे कि शायद कॉपीज चले कोई बात नहीं, वो है इनके, यहीं से दिखा दूंगा मैं। ठीक है, ये एक दफ़ा हम सारी लिस्ट देख लेते हैं, बाद में एंड में एक दफ़ा इनको हम प्रॉपरली देख लेंगे 1 बाय 1 कि कैसे इनको फिल करना है। अब आ गया ऑर्डर 13 रूल 1। वो जब आपको केस दायर करने के लिए भेजा जाता है ना, तो साथ कहा जाता है एक 13 एक दी ला लेना, तो एक 7 14 दी ला लेना, तो बाकी छड़ दो सारा, वो सब लगानी होती है। लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी लगानी है, फ़र्क पता भी लगाना है, 7 14 15 भी लगानी है, और 13 1। अब 13 1 देखते हैं क्या है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू बी प्रोड्यूस्ड एट फर्स्ट हेयरिंग। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू बी प्रोड्यूस्ड एट फर्स्ट हेयरिंग, ऑर्डर 13 रूल 1। इसको पढ़ने से पहले ऐसे ही आपसे मैं पूछता हूँ कि अगर आप मुझे बता सकें कि ये प्रोविज़न किस पर एप्लीकेबल होगी? जी, सिर्फ प्लेंटिफ पर नहीं होगी? अच्छा, ये फर्स्ट हेयरिंग जो है कोर्ट एंड कोर्ट, ये भी मैटर ऑफ डिस्कशन है कि फ़र्स्ट हेयरिंग होती क्या है। क्या फ़र्स्ट हेयरिंग वही है जो कि प्लेंट फाइल किए जाने वाली हेयरिंग होती है कि कोई और? जब दोनों अपीयर, यस, ये बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा। अब ये दोनों पर एप्लीकेबल होगी। आपने जिस तरह कहा, ये प्लेंटिफ पर भी एप्लीकेबल है और डिफेंडेंट पर भी एप्लीकेबल है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू बी प्रोड्यूस्ड एट फर्स्ट हेयरिंग। अब अच्छा, आपको याद होगा, अगर ये जैसे इन्होंने कहा ना कि फ़र्स्ट हेयरिंग वो वाली है, जो हमने ऑर्डर 7 रूल 14 में जब पढ़ा था तो लिखा था एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर इसका मतलब वही होता तो फिर यहाँ भी वही लिखा होना चाहिए था। ये फिर फर्स्ट हेयरिंग ना लिखते। इसका मतलब है कि फर्स्ट हेयरिंग इज समथिंग एल्स एंड
डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट कुछ और है। एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट द पार्टीज शैल प्रोड्यूस all the documentary evidence of every description in their possession or power in accurate list। जिस दिन प्लेंटिफ पहली दफ़ा कोर्ट में पेश हुआ नोटिस समन मिलने के बाद, क्या वो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होगी? डिफेंडेंट उसको नोटिस समन मिल गए, वो कोर्ट में पेश हो गया, अभी उसने अपने वकील साहिबान भी एंगेज नहीं किए, पेश हो गया, वो इन पर्सन पेश हो गया। हाँ, अगर इसका जवाब यस होता तो फिर इसका मतलब है कि जिस दिन वो पेश हो गया है इसी को फर्स्ट हियरिंग समझा जाए, तो फिर सारा कुछ लेकर आओ। लेकिन इसको फर्स्ट हियरिंग फिर हम कहें कि नहीं, ये फर्स्ट हियरिंग नहीं है। आपका बिल्कुल जवाब ठीक है, जब उसने रिटन स्टेटमेंट सबमिट कर दी है। तो आप अब मुझे दोबारा एक ऑनेस्ट जवाब दीजिएगा। रिटन स्टेटमेंट तो अक्सरियत ने फाइल की होगी कभी ना कभी। 13(1) की लिस्ट साथ लगाई थी, मुझे पता है आपने तो लगाई होगी। वो मुझे इसलिए पता है कि आप जिस ऑफिस में है ना, मुझे इसलिए पता है। और आप लगाते हैं 13(1) की लिस्ट। जब वो मेंशन किए जाते हैं, कभी ऐसी गलती तो नहीं की कि उस लिस्ट के बगैर आपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर दिए हों? हाँ बिल्कुल। तो उस वक्त अगर उसमें मेंशन नहीं किए होंगे तो रिटन स्टेटमेंट के साथ अगर लिस्ट है ही नहीं तो फिर ऑब्जेक्शन रेज किया जाएगा किस साइड से? वो तो एप्लीकेशन, वो तो फिर हमेशा ही कोई ना कोई हल तो फिर हमारे पास मौजूद होता ही है। अच्छा, जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि 7, 14, 15, उसी के साथ एक और प्रोविज़न है आपके पास, मेरा ख्याल है सीपीसी तो नहीं पड़ी होगी, पड़ी है इस वक्त। एक और प्रोविज़न है, इसको ज़रा जल्दी से सिर्फ देख लेते हैं। ऑर्डर 7 रूल 18 inadmissibility of document not produced when plaint filed। ये ऑर्डर 7 रूल 18 है। ये ज़रा मैं आपको एक दफ़ा बताना चाहूँगा। अ डॉक्यूमेंट विच ought to be produced in court by the plaintiff, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, when the plaint is presented, ought to be entered in the list to be added or annexed to the plaint। कुछ मिस कर गया है प्लेंटिफ, क्या मिस कर गया? पहले उसने ही ought to have produced, उसने प्रोड्यूस करना था लेकिन प्रोड्यूस नहीं किया। लिस्ट में मेंशन करना था लेकिन मेंशन नहीं किया। एंड विच इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड और एंटर्ड अकॉर्डिंगली, अब उसने ये जो रिक्वायर्ड था वो नहीं किया तो उसे रोक दिया क्या है? ही शैल नॉट without the leave of the court be received in evidence on his behalf at the hearing of the suit। तो फिर एक मसला तो पड़ेगा ना, अगर उसने वो मेंशन नहीं किया, वो साथ नहीं लगाया, तो फिर आपको कोर्ट की इजाज़त ही लेनी पड़ेगी। जी, इजाज़त तो फिर लेनी पड़ेगी। इजाज़त लिए बगैर आप एज अ मैटर ऑफ राइट आप कहें कि नहीं जी मैंने तो प्रोड्यूस करना ही करना है, तो आपने लिस्ट में मेंशन नहीं किया, फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर प्रोड्यूस नहीं किया, तो अब फिर कोर्ट से परमिशन मिलेगी, ग्रांट होगी, तो फिर ही वो हो सकता है। सर यहाँ पे जब कोर्ट से परमिशन की जाती है तो कोर्ट दूसरी ऑपोजिट काउंसिल से पूछती है कि आपको एतराज नहीं है। अच्छा, ये जो परमिशन हम कोर्ट से लेते हैं ना, ये हम कोर्ट से ऐसे नहीं परमिशन लेते कि सर हमें परमिशन दे दें। हम रिटन फॉर्म में एक एप्लीकेशन लिखेंगे और उसका रिप्लाई भी रिटन फॉर्म में ही लिया जाएगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें दूसरी साइड आपकी एप्लीकेशन को रिटन फॉर्म में रिप्लाई नहीं देना चाहती, वो कहती हैं कि हमें कोई इतराज़ नहीं है अगर इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाए। नहीं, विद एतराज़ नहीं, विद कॉस्ट नहीं, विद एतराज़ तो एक्सेप्ट हो ही नहीं ना सकता। देखिए, आप कह रहे हैं कि मेरे एतराज़ भी हैं और एक्सेप्ट भी कर लिया जाए, इसको हम वो नहीं कह सकते, ये तो खुला तजाद नहीं।
वो ये होता है कि जुर्माने के साथ उसको कबूल कर लिया जाए, या आप देख लीजिएगा कौन सा वर्ड है उसमें। हाँ, यही कहा जाता है, क्योंकि अगर आप ये कहें कि एतराज़ के साथ कर लिया जाए तो वो फिर ना एक तरह, हाँ अब मुझे नहीं पता कि आपके जहन में क्या है, लेकिन ये मैंने कई दफ़ा देखा है, अब क्योंकि रिकॉर्डिंग है कई चीज़ें, लेकिन फिर भी बताना भी ज़रूरी है ताकि आपको पता हो। कई दफ़ा ये होता है कि सरकारी महकमे की तरफ से जो आते हैं वो कहते हैं कि सर इसको कॉन्टेस्टिंग शो करके तो एक्ट कर लें, आपने जो भी कर लें, यानी मेरी तरफ से कंसीडिंग स्टेटमेंट ना दिलवाई जाए, मैं इसको कंसीड नहीं कर रहा, आप ऑर्डर शीट में लिख दें कि मैंने इसको कॉन्टेस्ट किया है और बेशक इसको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन एतराज़ कर, आप एक तरफ ये कहेंगे एतराज़ भी है और कबूल भी है, तो अगर कबूल कर रहे हैं तो एतराज़ नहीं हो सकता, अगर एतराज़ कर रहे हैं तो कबूल नहीं हो सकता। वो आप देख लीजिएगा एग्जैक्ट क्या वर्डिंग्स थी, मे बी वर्डिंग्स आगे पीछे हो रही हो थोड़ी सी। चलो इसकी लिस्ट देखते हैं। ये ऑर्डर 13 रूल 1 CPC की लिस्ट है। इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, डेट और सिग्नेचर ऑफ पार्टी और प्लीडर, ये इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे इस लिस्ट में मेंशन कर दिए जाते हैं। इसमें हम रिलाइड कौन डॉक्यूमेंट लिखते हैं? जी लिखते हैं इसको। अच्छा, अब बताएं कितनी हमने लिस्ट अभी देखी अभी तक। सबसे पहले ऑर्डर 7 रूल 14-15 की लिस्ट देख ली। 19 की कौन सी थी? फ़र्क पता। फिर उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव, फिर 13A। अब कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो आपने साथ अपनी जब फाइल प्रिपेयर करनी होती है साथ लगाते हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? अगर कोर्ट फीस रिक्वायर्ड है तो बेहतर तो यही है कि आप कोर्ट फीस लगा कर ही सबमिट कर दें। बाकी अगर आपको क्लाइंट की तरफ से अभी तक रिसीव नहीं हुई तो बाद में साथ लगा दें। लेकिन अगर नहीं लगाते फिर भी तो उसका कोई प्यूनिटिव मेजर लिया जा सकता है क्या? चलें डिले कर दिया ना, जितना डिले हमेशा के लिए करते जाएंगे, कुछ ख़ास एक हद होती है ना। जब डिले कोर्ट अब मज़ीद आपको टाइम नहीं दे रही तो कोर्ट फिर क्या करेगी? खारिज कर देगी। खारिज कर देगी अगर मैं कहूँ नहीं, अगर मैं कहूँ खारिज नहीं करेगी, रिटर्न भी नहीं करेगी। एक वर्ड आ तो रहा है, इंग्लिश में तो आ गया वैसे। खारिज तो फिर डिसमिस ही है, मैं तो वही कह रहा हूँ। नहीं, एक्स पार्टी भी नहीं जी। प्लेंट रिजेक्ट, अच्छा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का मतलब डिसमिसल ऑफ सूट है? नहीं है कि है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिसमिसल ऑफ सूट? उसमें ये फर्क आ जाता है कि अगर प्लेंट रिजेक्ट किया तो आप दोबारा प्लेंट फाइल यस फाइल कर सकते हैं, डिसमिसल में नहीं कर सकते, डिसमिसल में। कॉल ऑफ एक्शन पे नहीं कर सकते। अच्छा, अगर अदम पैरवी, आपने केस फाइल किया है और जिस दिन केस फिक्स है आप पेश नहीं हो पाए, उस केस की फेट क्या होगी? नहीं, अभी पहले उसको डिसमिस तो होने दें, रिस्टोरेशन बाद डिसमिस होगा या रिजेक्ट होगा? डिसमिस होगा। क्या आप नया केस फाइल कर सकते हैं? रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन फाइल करेंगे। यस, कभी फाइल किया आप में से किसी ने? क्या ग्राउंड ली थी उसमें? वही ग्राउंड जो ज़्यादातर ली जाती है या कोई और ली थी? डायरी में कुछ और, ज़्यादातर यही ग्राउंड्स ली जाती हैं। अच्छा, ये ख़तरनाक ग्राउंड है वैसे कि रब्ता नहीं हो सका। वो ये कह रहे वो नहीं ना आ सका, आप तो आ सकते थे ना, वकील को तो आना चाहिए था। सिविल केस है और उसकी पर्सनल अटेंडेंस प्लेंटिफ की तो ज़रूरी है ही नहीं हर पेशी पर, तो रब्ता नहीं भी हुआ आप आ जाते। तो ये ग्राउंड तो फिर कुछ ख़तरनाक होगी। ज़्यादातर यही होती है कि जी, और होता भी ऐसा ही है। देखिए, ह्यूमनली गलती, टू एयर इज़ ह्यूमन। नहीं, वकील अगर हमारी गलती है, अगर हमने गलती की है तो मेरा ख्याल है कि हमें फिर उस गलती को मानना भी चाहिए। गलती हमसे हो जाती है जब हमारे पास केसेस की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है, तो कई दफ़ा
डेट गलत नोट हो जाती है, और जब डेट नोट होती है तो वो आप उस दिन की कॉज लिस्ट की जगह किसी और दिन की कॉज लिस्ट में मेंशन कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐसी सूरत हाल में फिर आप बहाली की एप्लीकेशन देते हैं और उसके साथ डायरी की फ़ोटोकॉपी लगा दी कि इस दिन मैंने नोट किया था। खैर, बात हो रही थी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिसमिसल ऑफ सूट। ऑर्डर 7 रूल 11 डील करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के साथ, डिसमिसल ऑफ सूट के साथ नहीं करता। वो कहता है कि कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, प्लेंट में बी रिजेक्टेड, बार्ड बाई लॉ है, प्लेंट में बी रिजेक्टेड, कोर्ट फी फर्निश नहीं की, प्लेंट में बी रिजेक्टेड। डिसमिस का वर्ड नहीं यूज हुआ, सूट में भी डिसमिस नहीं, प्लेंट में भी रिजेक्टेड मुस्तरद, एंड डिसमिसल खारिज। तो ये फ़र्क है इसमें। अच्छा, फिर कोर्ट फीस आपने लगा दी, पावर ऑफ अटॉर्नी, वकालतनामा, एफिडेविट, अगर कोई ज़रूरत है एफिडेविट की। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आपने कोई ऐसा केस दायर किया है जिसमें कोई साथ एप्लीकेशन नहीं फ़ाइल की, एप्लीकेशन अमूमन हर नए दावे के साथ कौन सी एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है? टेम्पोरेरी इंजंक्शन की। वैसे 90% केसेस में तो टेम्पोरेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है, 39 रूल 1-2 की। कोई ऐसा केस बता सकते हैं जिसमें टेम्पोरेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं होती? रिकवरी सूट, यस, क्योंकि उसमें इरेपरेबल लॉस नहीं होता। रिकवरी, उसमें आपको टेम्पोरेरी इंजंक्शन ग्रांट नहीं हो सकता, उसमें एप्लीकेशन नहीं लगाई जाती। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है तो उस एप्लीकेशन के साथ आपने क्या लगाना है? एफिडेविट लगाना है। अच्छा, अगर एप्लीकेशन आपने नहीं लगाई, सूट फॉर रिकवरी है, तो क्या उस सूट फॉर रिकवरी की प्लेंट तैयार करके अलग से कोई एफिडेविट तैयार करेंगे उसका? क्यों लगेगा? एक तरफ से नहीं लगेगा, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो एप्लीकेशन के साथ लगता है, सिर्फ एप्लीकेशन के साथ लगता है, अपील के साथ एफिडेविट नहीं लगता, रिवीजन के साथ एफिडेविट नहीं लगता, तो प्लेंट के साथ नहीं लग सकता? लगेगा। सर्टिफिकेट देंगे प्लेंट के साथ। क्या अब जरा क्लियरली बताएं थोड़ा सा, लगेगा कि नहीं लगेगा? चलें, कितने कहते हैं कि प्लेंट के साथ एफिडेविट लगेगा? हाथ खड़ा करें। ठीक है, कितने कहते हैं नहीं लगेगा? बाकी कहते हैं जो मर्जी कर ले। प्लेंट के साथ एफिडेविट तो नहीं लगता। अगर एफिडेविट होता तो दैट एफिडेविट हैड टू बी वेरीफाइड, वेरिफिकेशन होनी थी ना उसकी। तो एफिडेविट हम नहीं लगा रहे, तो फिर वेरिफिकेशन किसकी कर रहे हैं? प्लेंट की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, प्लेंट की ही वेरिफिकेशन कर रहे हैं। क्या रिटर्न स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन भी होती है? जी सर। जिस तरह, क्योंकि किसकी अच्छा, लॉ ने ये नहीं कहा प्लेंट की वेरिफिकेशन करो, लॉ ने क्या कहा है? प्लीडिंग्स की वेरिफिकेशन करो। तो प्लीडिंग्स शैल मीन प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, तो वेरिफिकेशन प्लेंट की भी होगी और वेरिफिकेशन रिटर्न स्टेटमेंट की भी होगी। लेकिन अगर आपने उसके साथ कोई भी एप्लीकेशन फ़ाइल की है या ड्यूरिंग पेंडेंसी भी कोई एप्लीकेशन फ़ाइल की है, मिसलेनियस एप्लीकेशन, या जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक डॉक्यूमेंट आप पहले नहीं लगा सके, अब आपको प्रोड्यूस नहीं करने दिया जा रहा, आप प्रोडक्शन की एप्लीकेशन देना चाह रही हैं, तो उसकी सपोर्ट में भी एफिडेविट लगाएं आप। तो फाइलिंग करते हुए जो डॉक्यूमेंट्स हमने देख लिए, उसके अलावा कोर्ट फीस, पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर कोई एप्लीकेशन है उसका एफिडेविट, CNIC ऑफ प्लेंटिफ, और एक बड़ी ज़रूरी चीज़ आपके बार का लाइसेंस का कार्ड, ताकि जहाँ जा रहे हैं उनको पता हो कि वकील साहब एग्जिस्ट कर रही हैं जिनकी तरफ से। जी, सर इस बारे में मैं तो यही कहूँगा कि अगर नहीं लगाया, अब ऐसा अगर नोटिफिकेशन अब तक नहीं है, तो मैं फिर अहमद भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि नोटिफिकेशन, लेकिन सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स भी आजकल वकालत कर रहे हैं, लाइसेंस होता ही नहीं, या उस्ताद का लगा देते हैं और साथ उसको उस्ताद को 20% काट देते हैं, और इस तरीके के भी हैं, और फिर उनको पकड़ के हम ताहयात के लिए बैन भी करते हैं और ब्लैक लिस्ट भी कर देते हैं। तो करने के लिए तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। हमारा फ्रैंकली आपके सामने कानूनी तरीका जी
हाँ ठीक है, बायोमेट्रिक उसकी भी एफर्ट की जा सकती है, लेकिन जब तक बायोमेट्रिक होगा तब तक कुछ ना कुछ अल्टरनेट तो होना चाहिए ना। कराची में होता है, इस्लामाबाद में होता है बायोमेट्रिक हो रहा है। हाँ, पार्टीज को भी आना पड़ता है, कराची में भी होता है। काम है जितने काम है वो नहीं मिले वो नैब को और इंजन में दी करवा रहे हैं। जैसे छोटी छोटी आपके असुविधा होती हैं तो वो डिजिटली मिलके वो वो गाड़ियाँ दे रहे होते हैं आप वकीलों के पास कर रहे हैं नैब को वो कंप्यूटर जो दंगल काम हो रहे थे नहीं तो पॉइंट आउट कराना, उसके ऊपर तो हम आपके वकील खड़े हो सकते हैं, जो फारिग करवाना तो फारिग करवाएंगे। इशू तो ये है कि अगर ये मामला हैं आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट आउट स्पेसिफिक वी विल हैव फॉर, उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। बट आपको सर मैं जी एफिडेविट जी इनकी एप्लीकेशन के साथ देना मतलब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्यों दी जाती है और क्लाइंट के साथ हम क्यों नहीं दे सकते, मतलब इनकी क्या। देखिए प्लेंट जो है उसकी तो वेरिफिकेशन आपको सीपीसी ने ही बता दी है कि प्लीडिंग्स की वेरिफिकेशन होगी। अच्छा, एफिडेविट जो एप्लीकेशन है ना दो तरह की हो सकती हैं। एक एप्लीकेशन वो है जिसमें आप कोई लॉ पॉइंट एजिटेट कर रहे हैं और एक वो है जिस पर कोई फैक्ट एजिटेट कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप कोई फैक्ट एजिटेट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कोर्ट को जी ये ऐसे नहीं है, ये फैक्ट ऐसे है और ऐसे होना चाहिए, तो वो फैक्ट हमेशा एफिडेविट के साथ सोन होकर सबमिट होना चाहिए, फैक्ट जो है। अच्छा, लॉ की जहाँ तक बात आए तो लॉ की जो अगर किसी पॉइंट लॉ पॉइंट के ऊपर एप्लीकेशन दे रहे हैं, मेरा वैसे ज़ाती ख्याल हो सकता है अहमद भाई भी यहाँ पर बैठे हुए ये भी इस डिस्कशन का हिस्सा अगर बने, कि मुझे लगता है कि जहाँ पर कोई लॉ पॉइंट के ऊपर एप्लीकेशन देनी है वहाँ पर एफिडेविट अगर ना भी सबमिट किया जाए तो चल सकता है काम। क्या ख्याल है सर इसमें? सॉर्ट ऑफ डिसएग्री इस वजह से कि ऑलमोस्ट एवरी लॉ एप्लीकेशन आप लिमिटेशन एजिटेट करें, हर वो तो मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट होता है। 711 की अगर आप एप्लीकेशन दे भी रहे हैं तो इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स एज वेल व्हिच नीड टू बी असर्टेड। वकील अपने दस्तखतों के साथ तो नहीं करेगा, थोड़ा बहुत कंटेंट आ जाता है एफिडेविट का। मेरे ख्याल में तो सारों के ऊपर साथ ही लगेगा एप्लीकेशंस पे। भाई से मैं वैसे ये पूछना चाह रहा था, ये शॉर्ट एफिडेविट और लॉन्ग एफिडेविट क्या होता है, कहाँ पे लगता है और कहाँ पे नहीं लगता? हाँ, ये शॉर्ट एफिडेविट ये होता है कि आप एक तो आप जैसे कोई एप्लीकेशन सारी तैयार कर रहे हैं, उस सारी की सारी एप्लीकेशन के कंटेंट्स जो हैं वो आपने एफिडेविट की फॉर्म में सारे ही प्रोड्यूस कर दिए। यानी आपने वो जो लिखते हैं ना रेस्पेक्टफुली श्योत 1 से लेकर आपने प्रेयर से ऊपर तक सारे उठाए वहाँ से और एक अलग फाइल में उसको एफिडेविट की हेडिंग दे दी। ये पूरा लॉन्ग एफिडेविट है। शॉर्ट एफिडेविट ये है कि आपने वो जो ऊपर लिखा हुआ था रिस्पेक्टफुली श्योत से लेकर प्रेयर से ऊपर तक वो जो सारा मटेरियल था ना उसकी जगह आपने सिर्फ ये लिख दिया कि कंटेंट्स ऑफ अकम्पनीड एप्लीकेशन आर करेक्ट एंड ट्रू अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एंड बिलीफ एंड नथिंग हैज़ बीन मिसस्टेटेड और विद हेल्ड देयरिन, ये बीच में लिख देते हैं। अच्छा, अब हाई कोर्ट में जब आप फाइलिंग करते हैं तो रिट पटिशन का एफिडेविट कभी आपने तैयार किया? कौन सा? वो आप शॉर्ट एफिडेविट। बेल पटिशन का कौन सा एफिडेविट आप तैयार करते हैं? तो वो शॉर्ट एफिडेविट तैयार किया कभी आपने? कॉन्टेम्प्ट का लॉन्ग एफिडेविट, ज़्यादातर तो लॉन्ग एफिडेविट ही होते हैं। ये रिट का आपका क्या ख्याल है इसमें? शॉर्ट एफिडेविट कहाँ कहाँ फाइल हो रही है? इसलिए इस एप्लीकेशंस के साथ अगर आप कंटेंट्स वगैरह कर रहे हैं उसमें, लेकिन आप फिर ये भी लिख देते हैं कि रिट का भी कंटेंट्स इंटीग्रल पढ़ा जाए इसका। इफ यू फॉर एग्जांपल गॉन एहेड एंड फाइल्ड वन एफिडेविट असर्टिंग योर मेन फैक्ट मेन पिटीशन के साथ, फिर मिसलेनियस एप्लीकेशन में वो बार बार दोहराने की नहीं ज़रूरत कि आप 5-5 सफ़ों का फिर से एफिडेविट लगाते हैं। तो यू कैन जस्ट से कि कंटेंट्स ऑफ द रिट पिटीशन एंड द कंपनी एप्लीकेशन में काइंडली बी रेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस एफिडेविट, एंड फिर वो आगे भी बाकी जो सारी की सारी चीज़ उसके ऊपर यू कैन डू दैट। आई मीन आपके हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स भी फॉर एग्जांपल इसमें फ़र्क है। इफ़ यू गो अहेड एंड
आप अगर कराची में प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो वो ये नहीं कहते, एप्लीकेशन नहीं कहते, वो कहते हैं आपने काउंटर एफिडेविट जमा कराया है कि नहीं। वहां पे एवरीथिंग इज रिटन इन द एफिडेविट एंड द एप्लीकेशन इज बस जस्ट सेज कि फॉर रीजंस कंटेन्ड इन द एफिडेविट ये ठीक करके। सो हर जगह की अपनी अलग अलग ट्रेडिशंस है, बट यहाँ पे कोई इतना ज्यादा खास तौर पे किया नहीं जाता डिसर्न के फुल करना है कि आपने शॉर्ट करना है। वंस अपॉन अ टाइम इट यूज्ड टू बी अ बिग डील। आपने अच्छा, रिसेंटली मुझे याद है एक एप्लीकेशन थी, उसमें पहले हम शॉर्ट एफिडेविट फाइल करते थे। वो मैंने जब भेजी तो ऑब्जेक्शन लग गया, उन्होंने कहा कि जी आप इस पर फुल एफिडेविट फाइल करना। अब लेकिन कोई नोटिफिकेशन होता है, कोई इंस्ट्रक्शंस आई हैं? हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के अंदर अगर मौजूद है तो फिर स्पेसिफिकली होता है, बट ये भी आपकी जब ऑब्जेक्शन लगती है तो पता चलता है अमूमन, और जितनी ज्यादा अर्जेंट होती है तो उसी के ऊपर पता चलता है कि फुल देना है या शॉर्ट देना है। सो आई मीन फाइल अ फुल वन, वो डिफरेंस अगर मैं कॉपी पेस्ट ही है ना, ये पहले जमाने में टाइपिंग का सिलसिला होता था, अब तो और ये करने का नाउ यू जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम, कर दें 2 सफे एक्स्ट्रा लग जाए। एफिडेविट के बगैर एप्लीकेशन अगर बिल्कुल आएगा। अब जिस तरह मैं आपको वो बात कर रहा था और अहमद भाई डिसएग्री करें, वो इसलिए भी है वजह कि आप जितनी भी एप्लीकेशंस फाइल करेंगे उसमें कहीं ना कोई फैक्चुअल डिस्प्यूट तो होगा ही, तो इसलिए बेसिस तो कम से कम होगी, डिस्प्यूट ना भी हो। क्यों नहीं वेरीफाई करते हम एफिडेविट की थिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? मतलब ये व्हाई दिस वन फॉर हम एप्लीकेशन अगर मुझे लिख दें कि वेरीफाइड और नॉट, एप्लीकेशन के नीचे वेरिफिकेशन नहीं कर सकते ना, एप्लीकेशन आप सिर्फ सूट के नीचे वेरिफिकेशन करते हैं, वेरीफाइड ऑन कोर्ट। बात ये है एफिडेविट की इंपॉर्टेंस ये है कि कोर्ट जुबानी सुनी सुनाई बात के ऊपर नहीं प्रोसीड करता, इट वांट्स यू टू स्वेयर ऑन ओथ या सॉलम एफर्मेशन के जरिए आके बंदा कहे कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये है। उसके जवाब में अगर कोई एफिडेविट नहीं आता तो ये दुरुस्त तस्लीम होगा, और जो डिस्प्यूट के लिए आपको दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ द एफिडेविट इज, वो आपको देना लाजमी है। और अनफॉर्चुनेटली जाली एफिडेविट्स के ऊपर या फेक गलत एफिडेविट्स के ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं होती, बट कानून की तो प्रिंसिपली मंशा ये है कि अगर आपने झूठ बोला है then some consequence needs to follow from that as well। इसलिए इसकी शायद इंपॉर्टेंस भी कम हो गई, शॉर्ट लॉन्ग का कोई होता नहीं, बट एक जमाने के अंदर you could have been prosecuted for malicious prosecution, 15 और चीज़ों के ऊपर आपको you can get counter suit as well, और वो तो फौजदारी की साइड पे होता है, बट देखते हैं। जी हमजा ये depends on the nature of the case. I would never agree to, I think दूसरी पार्टी के ऊपर अगर ये application आएगी, I would always contest it, because the potential of catching the person in a lie और चीजें वगैरह is much greater here for him to give incomplete evidence। यहाँ पे होती है, यहाँ पे तो बनाना, अगर आपने इसको एफिडेविट पे अलाउ कर दिया तो वो तो नहीं बनाता, वकील बनाता है शुरू से एंड तक सारे का सारा टाइप करके। So from a strategic perspective प्रोविजन मौजूद है, बट आई वुड नेवर एग्री टू इट। दूसरा इसके अलावा वैसे भी वो जो अगर एफिडेविट पर ही शुरू हो जाए तो एग्जामिनेशन इन चीफ का पर्पस और उसकी प्रोविजन तो फिर ख़त्म हो गई। लेकिन जब आप कोर्ट्स में जाते हैं, एग्जामिनेशन चीफ जब दूसरी तरफ से रिकॉर्ड हो रहा होता है तो बड़े गौर से सुने, अक्सर लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, तो आपने ऑब्जेक्शन रेज करना होता है वहाँ पर। अब एफिडेविट वही जिस तरह अहमद भाई ने कहा कि वो तो सारा कुछ कंप्यूटर के ऊपर और वकील ने जिस तरह तैयार किया उसी तरीके से वो सबमिट हो गया, तो ये भी एक चीज़ है। नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल कोई है मामला और प्योरली लीगल है, इश्यूज वगैरह वहाँ पे तो चलता है थोड़ा सा कि ज़्यादातर चीज़ें आप दे दीजिए जो लवाजमात है, एफिडेविट दोनों को ये हक मिल रहा है और उसके ऊपर फोकस करके शॉर्ट मुद्दे के ऊपर आप कर सकते हो। बट आई ऑलवेज ट्राई टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर द अदर पार्टी, स्पेशली फॉर द विटनेसेस, कि उनके लिए मुश्किल हो कि वो आए और सारी चीज़ें बताएं। और अलग से जेड तक डेट भी वो गलत बता सकता है, जुबान भी लड़खड़ा सकती है, और अगर टेक्निकल बंदा नहीं हुआ है मेक इट इजी फॉर
फॉर हिम। मैं तो चाहूँगा कि मेरा एफिडेविट के जरिए ही तस्वर कर लिया जाए, वो हो जाएगा। फॉर द सेम रीजन आई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन में आई डोंट अलाउ फॉर लोकल कमीशन एज वेल। जब जितना मर्जी कहता रहे, मैं कहता हूँ नहीं जी जज साहब आप बैठ के लिखेंगे, स्ट्रेचेस इट आउट एज वेल। अगर जज ने डिसाइड करना है वो एफिडेविट पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, एविडेंस पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, ये सारी चीज़ें एक तरीका होता है, स्ट्रैटेजी रहता है। लीगल ऑप्शन तरीके ये जो ये वाला है कागज नहीं इसमें इस पे तो मुझे मेरा क्वेश्चन है पर डॉक्यूमेंट जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जो एविडेंस में देते हैं आगे, और 13 या 714 की लिस्ट है, कुछ एग्जिबिट होते हैं कुछ मार्क। तो एग्जिबिट कौन से होते हैं, मार्क कौन से होते हैं, एग्जिबिट और मार्क का डिफरेंस क्या है? अच्छा, आपने अभी तक जो जिस केस में एग्जिबिट करवाए थे डॉक्यूमेंट्स, आपने खुद उसमें देखा कि ये डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट हो रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट्स मार्क हो रहे हैं, उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस तो आपने देखा होगा। वो क्या डिफरेंस देखा आपने? कॉपी होते हैं जो मार्क होते हैं, वो एग्जिबिट होते हैं। वो जो एग्जिबिट हो रहे हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? कॉपीज़ हैं या ओरिजिनल हैं? हमने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल दिए थे, उनमें से कुछ मार्क हुए थे कुछ मार्क हुए थे, और कुछ एग्जिबिट थे। इट्स सपोज टू द फैमिली केस। तो अब मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो एग्जिबिट ही होने चाहिए। वो ये लिख के कि ओरिजिनल देख के वापस कर वो एक स्टेटमेंट लिखते हैं, ओरिजिनल देख के। अच्छा, ये उन्होंने लिखा कि ओरिजिनल देखकर वापस कर दिए हैं, ठीक। ओरिजिनल वैसे तो ऐसे होता है कि जब आप एविडेंस रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट करने होते हैं। एग्जामिनेशन चीफ में बोल कर कि मेरा फ़लाने के साथ इकरारनामा मुआहिदा तय हुआ, उसकी असल मैं पेश करता हूँ, बजाय इसके कि उस वक्त आप कोई डॉक्यूमेंट ना दें और एंड पर अपनी स्टेटमेंट में बतौर वकील आप कहें जी मैं ये डॉक्यूमेंट पेश कर रहा हूँ। नहीं, आप उस वक्त करवाएं। वो ओरिजिनल जब सबमिट हो जाएगा, आपका जब आगे केस चल रहा होगा या डिसाइड हो जाए, आप एक एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे फॉर रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसका तरीका ये होता है कि आप उसकी मुसद्दका नकल निकलवाएं, एप्लीकेशन के साथ अटैच करें, वो जो मुसद्दका नकल है वो वहाँ लग जाएगी और ओरिजिनल आपको। तो बेसिकली हो ये रहा है कि आप जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हैं वो क्योंकि कॉपी ही सबमिट कर रहे हैं, तो वो ओरिजिनल तो ना हुए, वो हुई कॉपी, तो फिर उसने तो मार्क ही होना था। अब वो ओरिजिनल अगर आप वापस ना लेते, ओरिजिनल ही वहाँ पर प्रोड्यूस करते, तो उनके साथ एग्जिबिट लग जाना था। तो जिन डॉक्यूमेंट में एग्जिबिट लगा होता है वो ओरिजिनल प्रोड्यूस, जो आप ओरिजिनल प्रोड्यूस करते हैं उनके साथ एग्जिबिट लगता है। बेशक हम बाद में एप्लीकेशन देकर आप बाद में एप्लीकेशन देकर उनको वापस ले सकते हैं। भाई से थोड़ा सा बीच में इसमें जी, जी, जी। डिसएग्री करूंगा। एग्जिबिट और मार्क की सिग्निफिकेंस बेसिकली ये है कि मार्क वो है जिसकी एडमिसिबिलिटी अभी डिसाइड होनी है। एग्जिबिट वो डॉक्यूमेंट है जो कि एज पर जो एडमिटेड बेसिकली कंसिडर किया जाएगा कि एडमिशन जिसकी एडमिशन हो गई है, और वो साबित प्रॉपर्ली कब होगा, किस तरीके से होगा, ओरिजिनल रिकॉर्ड पे आ गया है, एग्जिबिट नंबर उसको लग गया है, वो प्रूफ होता है या नहीं होता, वो अलग चीज़ है विटनेसेस वगैरह के जरिए। मार्क वो है कि जिसकी एडमिसिबिलिटी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगी है और वो अभी डाउन द लाइन रादर देन अभी डिसाइड करने के लिए कि ये एग्जिबिट होना है कि नहीं, एट द टाइम ऑफ फाइनल आर्ग्यूमेंट मार्क कर लिया जाता है जिसको करेंगे। अगर वो मार्क है तो वो नहीं देखा जाएगा, बट कई जजमेंट्स ऐसी भी मौजूद हैं कि रिकॉर्ड के ऊपर देख लिया जाएगा। डिसएग्रीमेंट मेरा शायद थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर है कि ऐसे भी अमूमन माई एक्सपेक्टेशन है इसके फोटोकॉपी को तो वो मार्क भी नहीं करेंगे। दे विल से इट्स नॉट एन एडमिसिबल डॉक्यूमेंट पर से, और उसको मार्क भी कोर्ट्स नहीं करते, आपने अगर साथ भी लगाए हो। देर इसमें है डिफरेंट जजेस की फर्क अप्रोचेस वगैरह हैं, बट मार्क का डॉक्यूमेंट until it becomes an exhibit will not be looked at in the argument. लेकिन ये इनका पॉइंट जो है ना वो ये है कि ओरिजिनल दिखा कर वापस ले लिए और वो एग्जिबिट नंबर ही रहेगा यार, बीच में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस आ नहीं, गए, original- उसकी फोटोकॉपी को आप बीच में करते हैं। नहीं, ये और इनका पॉइंट ये था कि ओरिजिनल वहाँ पर दिखाए, ओरिजिनल एग्जिबिट करवाए ही नहीं, उसकी कॉपी एग्जिबिट करवाई, ओरिजिनल दिखाई, यही आपका पॉइंट है। वो यू हैव टू एग्जिबिट इट, अदरवाइज ये कांट। आपको रिकॉर्ड के ऊपर उस डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट लगवाना पड़ेगा, एंड देन यू कैन रिप्लेस इट
विद अ फोटो कॉपी जिसके ऊपर एग्जिबिट लिख लिया जाएगा और एक एक्चुअल ऑर्डर पास होगा कि ये आइडेंटिकल उसकी कॉपी रिकॉर्ड के ऊपर आ गई है, ओरिजिनल आपको फॉर वेरियस रीजन वापस कर दी गई। जो इस डिस्कशन से मैंने लिंक किया हुई है कि जो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट होगा मतलब वही फाइल में आएगा, वो डॉक्यूमेंट जो एग्जिबिट वही जज देखेगा, वही जज देखेगा, मार कर डॉक्यूमेंट की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है अनलेस जज उसके ऊपर ऑर्डर पास करे कि जी ये एग्जिबिट नंबर लगेगा। लेकिन इस पे आपको लगता नहीं कि दोनों तरफ पर ओपिनियंस चल रहे हैं? जजमेंट्स मौजूद है बट लैक ऑफ क्लैरिटी, आई एम जस्ट गिविंग माय इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो कि जजमेंट्स के ऊपर हैं। आई थिंक कोर्ट्स भी इस नुक्ते के ऊपर कंफ्यूज काफ़ी जगह पे रही हैं और इसलिए डिपेंडिंग ऑन द सिविल जज और उसके नंबर बीच में कितने आए थे उसके अंदर इम्तिहान के अंदर कितनी उनकी की हुई थी। बड़े बड़े हमने यहाँ पे देखे फोटो कॉपियाँ भी हमने एग्जिबिट करवाई हुई हैं और हो जाती हैं और पता ही नहीं होता, दूसरी पार्टी को भी नहीं पता होता। और इंतहा तो ये होती है, आई मीन वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए बगैर ही फोटोकॉपी जो साथ लगी हुई है उसी के ऊपर सारा चलता रहता है। डॉक्यूमेंट्स बाद में वकील साहब अपने एविडेंस के अंदर सारे जमा करा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वकील साहब नहीं कर सकते। सो वो जो अपनी स्टेटमेंट में जो रिकॉर्ड करवाते हैं, यू कांट अ डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट आप कर सकते हैं, वकील कैन हैज नो बिजनेस इन एग्जिबिटिंग डॉक्यूमेंट्स एट ऑल। और उसको सुप्रीम कोर्ट में काजी फैज ईसा साहब की भी जजमेंट है और भी मल्टीपल जजमेंट्स है, इस मुद्दे पे नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब एग्जामिनेशन चीफ हो रहा हो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके प्लेंटिफ के जो उसके हो सकते हों उसके दरमियान में ही एग्जामिनेशन चीफ के दौरान ही उनको एग्जिबिट करवाना है। चलो कितना हमारे पास टाइम? ठीक। अच्छा, इंडेक्स बनाना ज़रूरी नहीं है लेकिन आप कोर्ट की आसानी के लिए एक इंडेक्स भी बना सकते हैं जिसमें आप बता दें कि ये प्लेंट फ़लाने से लेकर फ़लाने पेज तक है और ऑर्डर 7 रूल 14 15 की लिस्ट फ़लाने पेज पर है। ये आसानी के लिए ताकि जब आप बता रहे हो उनको कि फ़लाना डॉक्यूमेंट आप पेज नंबर 1 बताएं और फौरी तौर पर वो उसको देख लें। अच्छा, अब हम चलते हैं ऑर्डर 9A एक ऐड हुआ था, वो पढ़ा हुआ है आपने? किससे रिलेटेड था? केस मैनेजमेंट से। और इसके भी हमने कुछ फॉर्म्स सबमिट करने होते हैं, ये भी मिल जाते हैं, वो फिल करने हैं। अच्छा, वैसे मैं तो यही समझता हूँ कि ये जिन्होंने फिल करने के लिए कहा है शायद उन्होंने भी नहीं कुछ बताया इस बारे में और जो फिल करवा रहे हैं उनको भी नहीं पता कि किस तरीके से इसको फिल करना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी तक बड़ा कन्फ्यूजन सा क्रिएट कर रहे हैं। इसको हम देख लेते हैं। ये है ऑर्डर 14, फॉर्म नंबर 14, ऑर्डर 9A, केस मैनेजमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्लेंटिफ्स। ये ऊपर कोर्ट का नाम आ गया, सूट नंबर, थोड़ा एनलार्ज करने की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, यहाँ हो रहा है, ठीक है, ये हो गया जी, हो गया। ये आ गया कुछ सामने जी, ठीक हो। Pursuant to Order 9A, the parties through their advocates submit case management statement under the order. Each party certified that his advocate who will try this case met and conferred for the preparation of this statement as required by Order 9A. अब यहाँ पर आपने लिखना है स्टेटमेंट ऑफ एडमिटेड फैक्ट्स और नीचे आ गया स्टेटमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड फैक्ट्स। अब आपसे इस फॉर्म के तहत एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आपने केस फाइल करते हुए जो आपको लगता है डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं, जैसे अगर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है और आउट ऑफ कोर्ट अगर वो कोई चीज़ डिनाई कर रहा है या रिफ्यूज़ कर रहा है या मान नहीं रहा, जो डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं या जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं, जैसे अर्नेस्ट मनी उसने रिसीव की है और वो उसको एडमिट कर रहा है तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो एग्रीमेंट उसे एडमिट कर रहा है तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन मेरा वैसे समझता हूँ कि ये तो जब तक वो कोर्ट में नहीं आएगा ये पता चलाना मुश्किल है कि एडमिटेड फैक्ट्स कौन से होंगे और डिस्प्यूटेड फैक्ट्स कौन से होंगे। लेकिन ये फॉर्म 2018 से अमेंडमेंट सर आई थी, 2018 में अमेंडमेंट आई थी, 2020 के अंदर 19-20 के अंदर इम्प्लीमेंट हुई थी। इसकी थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड भी बता देता हूँ, घर के बेदी बीच में लगता टाइम। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है।
ये नकल उतारी गई ये नकल उतारी गई इंग्लैंड से, जिन साहब ने ये इम्प्लीमेंट कर रहे थे। और वहाँ पे होता जब रिटन स्टेटमेंट आ जाती है तो उसके बाद और यहाँ पे भी ये है, फिर कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट होती है, ठीक है, केस मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस, उसके लिए उस टाइम के ऊपर ये भरवाते हैं। जिन्होंने बीच में वहाँ से इंग्लैंड से नकल, उस टाइम के ऊपर रिटन स्टेटमेंट आ गई होती है, उसके बाद फिर ये मीटिंग होती है। उससे पहले कहते हैं अच्छा एडमिटेड कौन सी है और डिनाइड कौन सी है, और ये पकड़ के जमा करवाएं ताकि आपस में उसके मुताबिक देखें। यहाँ पे उनको सूझा ही नहीं, उन्होंने कहा जी फॉर्म तो हमने बड़ा अच्छा नकल उतार लिया, और उन्होंने कहा कि जी ये दावे के साथ लगेगा। दावे के साथ कैसे पता चल सकता है कि एडमिटेड और डिस्प्यूटेड नुक्ते कौन से हैं? बिकॉज फैक्ट ऑफ द मैटर इज जब रिटन स्टेटमेंट आएगी तो एडमिट और डिनाई होगा और उसमें पता चलेगा। ये हमने पॉइंट आउट भी मल्टीपल टाइम्स की है। इसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं टू बी डिसाइडेड या टू बी सबमिटेड आफ्टर रिटन स्टेटमेंट इज एग्जामिन्ड। दूसरी साइड से अलबत्ता वो स्टेज के ऊपर रिटन स्टेटमेंट के अंदर फॉर्म 14 शायद रिटन स्टेटमेंट का होता है, 13 इनका होता है, उस स्टेज के ऊपर आप वो कह सकते हैं कि एडमिटेड क्या है, डिस्प्यूटेड क्या है, और आप ये कर सकते हैं। बट दिस इज बेशुमार इसमें फॉर्म में ऐसी एंट्रीज हैं जिनके ऊपर मैं ये लिख रहा हूँ कि बाद में बताएंगे। जैसे कि आप वो फॉर्म बाद वजाहत तनकीहात वगैरह सारे के सारे कई रिक्वायरमेंट्स कई लिस्ट में आप ये लिख डालते हैं कि जब पता चलेगा तो देखेंगे। तो दिस इज समथिंग दैट आई डू। फॉर एग्जांपल कम से कम इन दावों के अंदर आई से कि जब रिटन स्टेटमेंट आएगी इसको देख के बताऊँ। फिर इसमें ये क्लॉज 4 है, प्लेंटिफ सेलेक्ट द फॉलोइंग फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कंसेंसुअल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मीडिएशन है, आर्बिट्रेशन है, कंसिलिएशन है, इनमें से आप क्या चूज़ करना चाह रहे हैं। फिर ट्रायल शेड्यूल, ट्रायल डेट, एंटिसिपेट लेंथ ऑफ। अब ये एट द फाइलिंग ऑफ सूट बताना इतना आसान नहीं है, वही जिस तरह सर ने कहा कि ये तो फिर बाद में ही बताया जाएगा। ये है फॉर्म इसका एक और पेज भी है, नेम ऑफ प्लेंटिफ, ये सिग्नेचर्स। ये कभी फिल किया आपने? वैसे नहीं किया, मुंशी के लिए छेड़ छोड़ देते हैं अनफॉर्चुनेटली। बट वंस अगेन इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा आपके प्रोफेशन में है। इसको यूज़ करके आप फोकस कर सकते हैं सवालात, आप दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, और जज को एक आप कह रहे थे ना इश्यूज वगैरह और वो सारी की सारी चीज़ें आप उसको पॉइंटर दे सकते हैं कि आपके फेवर के अंदर चीज़ डिसाइड करें। वो अगर जज ये डॉक्यूमेंट देखता है और आपने ऐसे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हुए हैं, प्लेन की तरफ वो जाता ही नहीं है, वो कहता है यार ये वाला फॉर्म देख के आपने ऐसे ही सारे एडमिटेड पॉइंट किए हो जो सारे आपके फेवर के अंदर हैं, और दूसरी पार्टी डजंट पे अटेंशन, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम इट। इसको भी आप स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हैं। मगर कोशिश ये है कि डाउन द लाइन जाके ये जो हाई कोर्ट की जो कमेटी थी उनसे ये शहजाद आप वीडियो देखेंगे, शहजाद शौकत साहब जो प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो उस कमेटी के हिस्से थे। शहजाद शौकत साहब, जफर इकबाल कलानारी साहब और हाई कोर्ट के 3 जजेस थे जिन्होंने ये 2018 के अंदर लागू किया था, नाफिजुल अमल किया था, एज एन कानून का हिस्सा बनाया था। नाफिजुल अमल 2020 में जाके हुए थे। चलिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो सिविल केसेस में। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि फैमिली केसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच किए जाने हैं। सेक्शन 7 है जो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का डील करता है। उसमें आता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। इसमें आपने 2 किस्म के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं साथ, यानी लिस्ट 2 लगानी है। एक तो आ जाएगी लिस्ट ऑफ विटनेसेस। अच्छा, लिस्ट ऑफ विटनेसेस सिविल केसेस में कब लगाई जाती है? आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। कितने दिनों में? 7 दिनों के अंदर अंदर। लेकिन फैमिली केसेस में जब आपने प्लेंट फाइल की है उसके साथ ही अटैच करके लगानी है। और साथ ही एक और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये वाली इसको कह सकते हैं आप? नहीं, ये क्योंकि सेक्शन 7 के तहत, सेक्शन 7 ऑफ वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स। हाँ, उसी फॉर्मेट पर आप बनाएं, लेकिन ऊपर लिखें लिस्ट अंडर सेक्शन, टाइटल उसका चेंज होगा। और उसमें जितने भी, अब यहाँ से सवाल आया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, किस केस का स्पेसिफिकली आप पूछना चाह रहे थे? फैमिली कोर्ट में सीपीसी लगती है। आपके सवाल का जवाब नहीं है। वो तो फिर वो तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ना उसका, जहाँ पे उन चीज़ों की आपने सिर्फ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ विटनेसेस, उसकी हेडिंग आप देंगे, ऊपर लिखेंगे कोर्ट का नाम,
नीचे टाइटल और हेडिंग देंगे लिस्ट ऑफ विटनेसेस। फिर जितने भी आप उसमें विटनेसेस प्रोड्यूस करना चाहते हैं, प्लेंटिव खुद आना चाह रहा है, अपने वालिद को पेश करना चाह रहा है, जिसको भी पेश करना चाह रही है, वो सारे आप लिखेंगे, उनकी वल्दियत और उन्होंने आकर क्या बताना है, शॉर्ट जिस्ट आप उसमें बता सकते हैं। और जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसकी भी उसी तरह वही आप उसको चेंज कर लें। जो हमने 13A की बनाई थी, आप ऊपर 13A की बजाय आप लिख रहे हैं सेक्शन 7 वेस्ट फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत बना लें, और उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, कॉपी ऑफ निकाहनामा, कॉपी ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स, और फिर एक और लिस्ट दी जाती है अक्सर बनाकर, वकीलों के ऑफिस में ही बनती है वो लिस्ट, समान जहेज़ की लिस्ट जो है वो सारे आप इसी के अंदर मेंशन करेंगे। तो इसमें तो ये 2 ही लिस्ट्स हैं, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपने इसके अंदर लिखने हैं वो उसकी कॉपीज़ आपने साथ प्रोड्यूस करनी। और लेकिन फिर वही इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपका बार का कार्ड लाजमी लगना चाहिए, CNIC शनाख्ती कार्ड और वकालतनामा। वकालतनामा सारे डॉक्यूमेंट्स के एंड पर लगाया जाता है, लास्ट पेज जो होता है वो वकालतनामे का लगाया जाता है। फिर रेंट केसेस की अगर बात की जाए, रेंट केसेस आप कोई इत्तेफाक हुआ है आप में से किसी को रेंट केसेस डील करने का? रेंट केसेस में क्या सिर्फ लैंडलॉर्ड ही केस फाइल कर सकता है कि टेनेंट भी कर सकता है? टेनेंट कौन से केसेस फाइल कर सकता है, लैंडलॉर्ड कौन से केसेस फाइल कर सकता है? इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल कर सकता है, और टेनेंट किसका, वापसी का? ठीक है। या अगर लैंडलॉर्ड ने किसी वजह से किराया लेने से इनकार कर दिया है, या उसको डिस्पोजेशन के हवाले से, तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स तब भी साथ लगने होते हैं। तो ये सेक्शन 19 डील करता है, एन एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय कॉपीज ऑफ ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स इन पोजेशन ऑफ द एप्लीकेंट। अब यहाँ पर भी आप ऑर्डर 13 या वो आपकी लिस्ट नहीं, वो इस प्रोविजन के तहत लिस्ट लगेगी। जो हम फाइल करेंगे जी। उसको हम एप्लीकेशन बोलेंगे, प्लेंट नहीं बोलेंगे? नहीं, उसको प्लेंट नहीं बोलेंगे, आप एप्लीकेशन बोलेंगे। फिर रिजेक्टमेंट पिटीशन में थोड़ा सा फ़र्क है। इफ़ द एप्लीकेशन इज़ फॉर एविक्शन ऑफ अ टेनेंट, द लैंडलॉर्ड शैल सबमिट हिज एफिडेविट एंड एफिडेविट्स ऑफ नॉट मोर देन 2 विटनेसेस। वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो साथ लगाने ही है उसने, लेकिन उसने एक तो अपना पूरा डिटेल्ड एफिडेविट लगाना है और 2 लोगों के एफिडेविट्स भी साथ लगाने हैं। किस सूरत हाल में? जब वो फाइल कर रहा है इजेक्टमेंट पिटीशन उसके। लेकिन अगर कोई और एप्लीकेशन फाइल हो रही है इजेक्टमेंट पिटीशन के अलावा, तो फिर डॉक्यूमेंट्स आपने सारे अटैच कर देंगे। तो ये है। इसके साथ आपने वही वो बार का कार्ड हर पिटीशन, हर अपील, हर रिवीजन, हर रिट के साथ, और पावर ऑफ अटॉर्नी भी लगेगा। इंडेक्स हमेशा कोर्ट की असिस्टेंस के लिए लगा देना चाहिए। हाई कोर्ट में तो आप नहीं लगाएंगे तो ऑब्जेक्शन लग जाएगा, लेकिन ट्रायल कोर्ट में आप इंडेक्स लगाएंगे तो आपको भी सहूलत होगी और कोर्ट को भी सहूलत होगी। अच्छा, एक दफ़ा ये जो सारे फॉर्म्स थे ये ज़रा दोबारा देख लेते हैं। ये सबसे पहला था फॉर्म ऑर्डर 7 रूल 14 एंड 15 का फॉर्म। ये तो मेरा ख्याल है मैंने आपको बता दिया था कि इसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे फिल करना है। यहाँ पर कर्सर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप लिख देंगे सिविल सूट नंबर, कोर्ट का नाम, यहाँ टाइटल आ जाएगा। और नहीं, हाँ सिविल सूट ये ऐसे ही लिखकर आप डैश छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपने 13A की लिस्ट फाइल करनी है रिटर्न स्टेटमेंट के साथ अटैच करके, तो उसमें तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लेकिन जगह तो छोड़ेंगे, वो वहीं पर ही नंबर लिखा जाएगा। ये टाइटल की जगह, और ये यहाँ पर आप लिखेंगे इसका सब्जेक्ट सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये स्लाइड्स तो इनको अवेलेबल हो जाएंगी। जी, आपकी सारी स्लाइड्स और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी आपके ग्रुप के अंदर अपलोड हो जाएंगे। मेरी कोताही है, मुझे आज छाप के आपको देनी चाहिए थी, मौका नहीं मिला। तो दूसरा डॉक्यूमेंट था ये फ़र्द पता। ये जो ये वाला हिस्सा है ये इन सारे डॉक्यूमेंट्स का सिमिलर है। यहाँ पर केस का टाइटल, सिविल सूट नंबर, सब्जेक्ट, ये बॉक्स, इसके अंदर आपने उसके कंप्लीट एड्रेस लिखना है फ़र्द पता में। ये कौन सी प्रोविज़न के तहत है? ऑर्डर 7 रूल 9।
फिर आ गया लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, ये वही पोर्शन, ये भी सिमिलर उसी तरह। यहाँ पर आपने अगर वाइफ है वो लिख देंगे, बच्चे बेटियाँ उन सारों की 1 बाय 1 डिटेल लिख देंगे। और एंड पर आ गया ऑर्डर 30 रूल 1, ये भी उसी तरह ये पोर्शन। यहाँ पर आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डिटेल लिखनी है। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपको वर्ड फॉर्म में सर इनके साथ शेयर कर दीजिएगा। ये अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी आपने उसको एडिट करना हो अपने नाम के साथ आप तैयार कर सकते हैं। तो अब कोई क्वेश्चन है तो मज़ीद लिस्ट ऑफ विटनेसेस के अंदर आप क्या लिखेंगे? उसका नाम लिखना होता है, कैसे करना होता है वगैरह, नाम और किस वजह के लिए बुलवा रहे हैं और क्या उसको बताने की भी ज़रूरत होती है कि वो किस चीज़ के लिए आ रहा है। आपने लिख दिया पटवारी सच एंड सच एरिया, तो थोड़ा सा डिटेल करने की जरूरत ये है क्या? इसमें लिस्ट ऑफ विटनेसेस तो नहीं थी वैसे, नहीं इसमें हाँ ये इसमें नहीं थी, लेकिन लिस्ट ऑफ विटनेसेस सिविल केसेस में, फैमिली केसेस में तो आपने साथ ही लगानी है, लेकिन जो सिविल केसेस हैं उसमें एट द टाइम आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज विद इन 7 डेज़। तो वही बात कि कुछ जिस्ट उसकी, जिस तरह मैंने कहा ना कि फैमिली केसेस में आपने डिस्क्रिप्शन लिखी, रिलेशन विद प्लेंटिफ और आगे जिस्ट ऑफ एविडेंस कि ये आखिर इसने एविडेंस देनी क्या है, कुछ पता तो हो ना कोर्ट को। आप कल को कहते हैं अगर आप किसी विटनेस को बुलाना चाह रहे हैं कोर्ट में, विटनेसेस 2 तरह के होते हैं ना, एक तो वो जो आपके कहने पर कोर्ट में राज़ी होते हैं आने पर, कुछ वो होते हैं जो कहते हैं सानू चुक के लेके जाओगे तो जाओगे। तो जिनको आप कोर्ट के ज़रिए बुलाना चाह रहे हैं, अगर उनका नाम लिस्ट ऑफ विटनेसेस में नहीं है तो आप क्या करेंगे उनके मतलब, क्या उनको आप बुला सकते हैं फिर? तो ये लिस्ट ऑफ विटनेसेस बहुत अहम है जी। आप हमजा जी, तलबाना साथ नहीं लगता। तलबाना आप इतने कॉन्फिडेंट है कोर्ट के बारे में कि कोर्ट नोटिस करेगी ही करेगी, कोर्ट आपकी प्लेंट रिजेक्ट कर दे तो फिर कोर्ट, देखिए नोटिस हमने साथ नहीं लगाने होते। जब कोर्ट नोटिस का ऑर्डर करेगी तो आपने नोटिस फिल करके वहाँ पर अप्रूव करवाने हैं, फिर आगे भिजवाने हैं। एक मिनट सर, अच्छा मैं अनफॉर्चुनेटली मैंने तो ये इस प्रोविज़न से आप कोई गुजरे इस प्रोविज़न से? अच्छा वैसे सर ये प्रैक्टिस है, ये जो बात कर रहे हैं ना ये प्रैक्टिस तो है, मुंशी को जल्दी होती है तलबाना वगैरह जमा करवाने, वो खर्चा आना होता है ना उससे। साइन वकील के साइन होने चाहिए इस पर थ्रू काउंसिल, हाँ बिल्कुल होने चाहिए। मैं दोनों से इसलिए करवाता हूँ कि आई डोंट वांट हिम टू टर्न अराउंड एंड से टू मी कि भाई ये आपने फलां चीज़ क्यों नहीं डाली है, मेरे मुकदमा इससे इफेक्ट हो रहा है। आपने नहीं बताया, क्लाइंट ने नहीं बताया, तो आई ट्राई टू गेट हिम टू साइन, काउंटर साइन इट एज वेल, बिकॉज दीज जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं दे हैव अ फंडामेंटल इफेक्ट ऑन योर मुकदमा। और बाद में कि जी अब आ गया ये है, मैं हर बंदे को 10 दफा कहता हूँ कि इससे ज़्यादा और तो कुछ नहीं है, बाद में मौका नहीं मिलेगा, आसानी से मौका नहीं मिलेगा, सब पता हो। सो मेक हिम एक्चुअली साइन ऑन एज वेल, अदरवाइज वो बाद में आके गल मैंने तो दे दिया था। आपके मुंशी को मैं पकड़ा गया था, मैं जब जूनियर के पास बैठ के तैयार करा था तो मैंने उसको बताया था, मैंने उसको दिया था, वो कॉपी के ऊपर क्यों नहीं लगा। सो इट बिकम्स वाइटली इट्स योर प्रोटेक्शन एज वेल। तो आप यहाँ पे मेहरबानी करके काउंटर साइन नहीं करवाएं, तो दे डोंट टर्न अराउंड एंड से कि जी मैंने तो आपके, बेशुमार बंदे कहते हैं कि जी हम मुंशी को दे गए थे और हमने जूनियर को दे दिया था, तो आपने क्यों नहीं लगाया, हमने तो इससे ज़्यादा कागज दिए होते, आपने 2-3 वगैरह। सो दिस इज यू हैव टू गो थ्रू दिस, करना लाजमी। अच्छा कंक्लूडिंग इसको रिमार्क्स में मैं 2 चीज़ें टिप्स कह लें या सजेशंस कह लें, क्योंकि एक है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और एक इसी बात से निकली है ये जो साइन की और अहमद भाई की बातों से। एक तो ये कि आप जब केस फाइल करने के लिए आपके पास क्लाइंट आता है तो उसकी कोशिश होती है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको ही दे जाए। तो मैं तो कभी नहीं रखता ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने कभी भी क्लाइंट से लेकर नहीं रखने। अगर वो आपके पास आए या दिखाए, उसको कोई भी फ़ोटो कॉपीज़ मुझे दे दो। हमने अगर आप 7/14 की कंप्लाइंस करना चाहते हुए और कोर्ट में उसको असल दिखाना चाह रहे हैं तो आप उसको साथ ले जाएं, जैसा आपको प्रोड्यूस कर दें वो वापस आपको मिल जाएगा, वहीं से क्लाइंट को देकर वापस भेज दें।
और जब एविडेंस रिकॉर्ड होनी है फिर उसको कहें कि भाई ओरिजिनल लेकर आ जाना, हमने इसको एग्जिबिट करवाना है। ओरिजिनल अपने पास नहीं रखना, वो इसलिए कि आप कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक गलती से भी कहीं, वैसे तो ये वाली गलती होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपका एक भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट किसी और फाइल में गलती से चला गया ना, तो आप यही समझें कि वो डॉक्यूमेंट गुम ही हो चुका है। तो ये आपके ऊपर ये जिम्मेदारी डॉक्यूमेंट की हद तक नहीं आनी चाहिए, इसलिए आपने कभी नहीं लेना। और दूसरी बात, कई दफ़ा होता है कि क्लाइंट आपको टेलीफोनिकली कह देता है कि सर साडा केस वापस ले लो। कभी हुआ ऐसे? कहते ना केस वापस ले लें, आप कहते चलो शुक्र है जान छूटी, फटाफट गए, अगले दिन केस वापस ले लिया। ये भी बड़ा ख़तरनाक काम है। उसको कहेंगे भाई आ जाओ सुबह, आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा कर वापस लें। कल अक्सर ऐसे देखा गया है कि बाद में फिर उन्हीं वकील साहब जिनको उसने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि वापस ले लें, बाद में उन्हीं के ख़िलाफ़ खुद इंस्ट्रक्शंस देकर बाद में बार कौंसल में एप्लीकेशन दे रहा होता है या कोई 12(2) सबमिट कर रहा होता है। तो इन चीज़ों से भी हमने बचना है साथ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जी आखिरी चीज़ इस पर एक चीज़ हमेशा प्रिज्यूम करें कि क्लाइंट आपका दोस्त नहीं है। यस, ही इज योर क्लाइंट एट द एंड ऑफ द डे। जैसे भाई ने कहा, वो जब उसका घर बिक रहा होगा और आपका मुकदमा खारिज हो गया हुआ, तो उसने आपको रोकने के लिए आपके ब्रदर वकील नहीं कहना कि मेरे को लाओ 12(2) की मैं एप्लीकेशन देता हूँ कि अहमद कीम दूसरी पार्टी के साथ मिल गया हुआ था, या उसने प्रॉपर्ली नहीं किया, या ये जो कमी पेशी वगैरह रह गई है। सो दैट इज व्हाई मेक देम साइन एवरीथिंग। क्लाइंट के लिए को आपको जितना मर्जी कहता रहे, दैट इज व्हाई आपके पास बहुत होगा कि जी अम्मी वो जी उधर होती हैं, नेपालपुर में होती हैं, तो मैं आप ये प्लीज साइन कर दीजिए, आप कागजात दे दें, मैं साइन करके आ जाऊंगा। फिर बाद में अम्मी मुकदमा आप पे कर रही होती हैं कि मैं तो जानती भी नहीं हूँ, और ये वाला बेटा तो मेरा नाफरमान है, मैंने इसको आप कर दिया हुआ, आपने प्रॉपर्टी सारी इधर से उधर कर दी है उसके कहने के बाद। तो अम्मी बीमार है, जो मर्जी शी बेटर कम, या मैं अपनी कम से कम सेटिस्फैक्शन करवाऊंगा, कम से कम ID कार्ड लूंगा, कम से कम मैं उनके साथ कुछ इंटरैक्ट वगैरह करूंगा, बात भी करूंगा। अदरवाइज भी होता, कई लोग बुरके में बना के ले आते हैं जाली क्लाइंट, जब ज्यादा ही हम करते हैं वगैरह, और बाद में 12(2) में कहते हैं अम्मी तो बहुत हो गई थी, अहमद साहब आपके सामने कौन सी बीवी आई थी। सो प्लीज यू नीड टू बी केयरफुल, बिकॉज आपकी पर्सनल इंटेग्रिटी भी इसमें स्टेज पे होती है। और क्लाइंट का जब घर पे करा होता है, ही इज वेल विद इन हिज राइट्स टू से कि जी अहमद के साथ मिल गया हुआ था अपने बचाने के लिए, वो अपना घर छोड़ देगा कि मोहम्मद ने बीच में वो अगर उसको मौका मिलता है और सेकेंड राउंड खोलने की इजाजत मिलती है, तो वो तो वकील साहब को भी रगड़ देगा। So be very careful about this. There are no friends in this profession. अगर आपको रिलीफ वगैरह मिल भी जाएगी, डोंट, इसको कहते हैं क्लाइंट एंड में पकड़ के आके आपके गले ही पड़ता है अगर उसका काम वगैरह नहीं होता, फीस भी वापस मांगता है। ये सबसे मुश्किल काम है वापस। बड़े बड़े हैं यार, और उसकी भी मैं कहीं कहानी सुनाऊंगा, लेकिन कैमरे पे नहीं। सर ये जो लिस्ट हम साथ प्रोवाइड कैंसर लगाते जितनी पढ़ी है हमने, इसकी कंप्लायंस हो रही है या नहीं, मतलब प्लेंटिव भी लगा रहे हैं या नहीं, ये हो रही है। ये कोर्ट का काम है, देखा कि आपने बिल्कुल कोर्ट का काम है। या तो दूसरी पार्टी ने ऑब्जेक्ट ही कर, देखिए अगर कोर्ट ने अगर कोर्ट ने नहीं किया, वैसे तो कोर्ट जब सारी फाइल आती है तो उस वक्त सारी स्क्रूटनी होती है। आपने उसमें देखा होगा, उसमें एक होता है कोर्ट जज साहब ऊपर लिखते हैं बादस कैफियत पेश होवे, ये कभी आपने अगर देखा हो, सबसे ऊपर लिखा जाता है बादस कैफियत पेश होवे, उसके नीचे एक रिपोर्ट होती है, वो किसकी तरफ से होती है? नहीं, जज तो लिखता है बादस कैफियत, अहमद की तरफ से होती है, रीडर मेरे ख्याल रीडर की तरफ से होती है। उसमें वो लिख रहा होता है कि जी इसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स हैं, अर्जी दावा है, फहरिस्त गवाहान है, 13(1) है, 14(1) है, वकालतनामा है, जिस डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी है, वो सारा कुछ उसमें लिखा होता है। लेकिन अगर वहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो ऑब्वियसली फिर दूसरी अगर, और कोर्ट ने भी ऑब्जेक्शन कोर्ट की तरफ से नहीं आया, तो आप अगर डिफेंडेंट के वकील हैं, कल को अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होना है और दूसरी पार्टी वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना चाह रही है, आप सबसे पहले देखें कि इन्होंने लिस्ट लगाई थी या नहीं लगाई थी। अगर लिस्ट नहीं लगाई थी तो फिर तो वो डॉक्यूमेंट आ ही नहीं सकता। फिर ये देखें अगर लिस्ट लगाई थी, जो डॉक्यूमेंट वो सबमिट करना चाह रहे हैं, आया दैट डॉक्यूमेंट वाज मेंशन्ड इन द लिस्ट और नॉट। फिर हमने एक और प्रोविज़न पढ़ी थी कि अगर ऐसा डॉक्यूमेंट जो उस लिस्ट में मेंशन नहीं है तो उसकी क्या फेट होगी।
दैट इज़ इन, क्या पढ़ा था हमने वर्ड, इन डिसमिस हो जाता है, इनएडमिसिबिलिटी। हाँ, इन, लेकिन कोर्ट की परमिशन के साथ फिर आप वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी आप। एक चीज और मैं दोस्तों को बता दूं भाई कि नुक्ते में ऐड करते हुए कि इंडेक्स बनाना, पेज नंबरिंग कराना आपके भी इंटरेस्ट में, सिविल कोर्ट की फाइलों में से बेशुमार चीजें गायब भी हो जाती हैं, निकाल भी ली जाती हैं, और ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि जो कि नहीं होनी चाहिए लेकिन अब कॉमन से कॉमन तर हो रही है। तो लिखना, डॉक्यूमेंट्स डालना, उसकी कॉपी अपने पास भी रखना, पूरे सेट की बना के, इट इज वाइटली इंपॉर्टेंट, इट हैज इफेक्ट्स डाउन द लाइन एज वेल। पेज नंबरिंग आपकी प्रोटेक्शन है, ये मुशक्कत नहीं है हमें बीच में इंडेक्स वगैरह बना रहे हैं, सारे चीजें लिख के अगर नंबर किया हुआ है तो देन यू हैव अ केस अगर डॉक्यूमेंट्स गो मिसिंग, जो सारे के सारे वहां पे लिखे हुए हैं। इसी वजह से कह रहा हूँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, भाई कह रहे थे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना आपने रखने ना अपने रिकॉर्ड पे दे देने, until and unless they're properly actually exhibited, और उसके दौरान then the कोर्ट के ऊपर ये शिफ्ट हो जाता है। बड़ी चीजें गायब होते हुए हमने यहाँ पे देखी, फाइलें भी गायब हो जाती हैं। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, इनका प्रैक्टिकल रीजन है ये जो हम बैठ के यहाँ पे आपस में डिस्कस कर रहे हैं। भाई बाद में फिर वो पर्चा याददाश्त तो रिकंस्ट्रक्शन और फाइल के चक्कर में पड़े रहते हैं। जी आमतौर पे होता है ये कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एग्जिबिट होता है तो वो काफी मार्क उधर एक केस मैंने देखा था जहाँ लोगों को एविडेंस लिख रहा था उनका डेक्लेरेशन फाइल का, तो वहाँ पे ना फोटोकॉपी और असल दोनों मौजूद थे। वो फोटोकॉपी के ऊपर रेड कलर से लिखता था कि असल जो तकाबुल का यूज पाया, तो वो उसके नीचे एग्जिबिट लगा देता, या ये अमल कानून की नजर में जाए। अब ये एक बड़ा अहम पॉइंट है, वो इसलिए कि जज साहब खुद तो वो कर नहीं रहे, लोकल उसमें मुखालिफ पार्टी भी थी, नादरा थे वहाँ पर। बताएं जी आप। my personal experience in this is कि सिविल कोर्ट के अंदर चूंकि जजमेंट्स रिपोर्टेड नहीं होती, प्रोविजंस ऑफ लॉ को मुख्तलिफ अंदाज के अंदर इंटरप्रेट किया जाता है, इट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू डू इट, बट चलता है। आप 100% दुरुस्त कह रहे हैं कि इस तरीके से लिखा जाता है। इसीलिए मैं अगर मैंने रिप्लेस करवाना हो तो मैं फॉर्मल एप्लीकेशन दे के करवाता हूँ, ओरिजिनल था कि नहीं, क्योंकि अदरवाइज बाद में डिस्प्यूट होता है कि जी ओरिजिनल तो देखा ही नहीं है, सी ना ओरिजिनल एग्जिस्ट करता है ना ओरिजिनल आया था, किसी टाइम के ऊपर इन्होंने मिलकर आपस में करवा लिया। जज का लिखना हैज अ सैंक्टिटी अटैच्ड टू इट, वो आप जब तक यू डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज, यानी एक एक प्रोविजन को फॉलो नहीं करेंगे, जितना डिपार्चर करेंगे उतने पोटेंशियल टू गो लॉन्ग डाउन द लाइन होगा। ये वायलेशन हुई, ये वायलेशन हुई, मिला हुआ था, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, इस तरीके से। तो माय सजेशन टू यू इज कि फॉलो द लेटर ऑफ द लॉ। अच्छा, वैसे ना ये कोई ऐसी प्रोविज़न तो है कोई नहीं QSO की कि आप ओरिजिनल दिखा लें और फोटोकॉपी के ऊपर एग्जिबिट लगा लें और तकाबुल। मेरा ख्याल है हमने ना शॉर्टकट्स काफ़ी निकाल लिए हैं, और जिसको हम पंजाबी में जुगाड़ कहते हैं। तो ये भी इस चीज़ का एक शॉर्टकट है कि ओरिजिनल सबमिट ही ना करना पड़े। हालांकि तरीक़ेकार यही है, ओरिजिनल दें और बाद में टेस्टेड कॉपी सबमिट करवा कर ओरिजिनल वापस लें। पता है कि स्टाफ किस तरह का होता है। गार्डियन वाला गार्डियन वाला फैमिली केसेस जो फैमिली केस में लिखा हुआ है ना, अच्छा वो वाला, हाँ वो परफॉर्मा उसका है। वैसे आपको पता है कि किस कोर्ट की गार्डियनशिप की जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट की है? शेड्यूल उसका उसके लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, विजिटेशन गार्डियनशिप के जितने भी मामलात हैं वो फैमिली कोर्ट ही एंटरटेन करेगी। तो वो गार्डियन का जो है एक फॉर्मेट है, लेकिन हम तो क्योंकि वैसे तो बेसिकली सिविल केस था, ये तो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें डाल दी थी। अगर आप चाहते हैं तो मेरे पास वो गार्डियन का जो एक अपना फॉर्मेट है वो भी बना हुआ है, वो मैं आपके साथ अहमद भाई के तवज्जुह से शेयर करवा दूँगा। लास्ट क्वेश्चन जी, अगर हम वो प्रोवाइड ना करें तो अब जो मैंने पढ़ा था उसमें ये था कि अब जिसमें हो जाता है, अगर प्लेंटी प्रोवाइड ना करे तो कर सकता है, कोर्ट कर सकती है। इन केस फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि प्रोवाइड नहीं की गई और कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं दिया गया और
पार्टी की डेथ हो गई है, क्लाइंट की डेथ हो गई है, डेथ। अब एज अ मैं उसकी वकील थी, अब आप वकील नहीं रही उसकी? नहीं रही ना, मेरी पावर पकड़नी कैंसिल हो चुकी है ना, तो अब मेरा क्या बनता है? मैं कोर्ट में जाके ये बताऊंगी कि और या तो मैं जाऊंगी क्या मेरा, उसके बाद मेरा क्या लगता है, क्योंकि हमने कोई लिस्ट प्रोवाइड नहीं की ना, उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव आया कि उस केस को परसू करें, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस आपको पता चल गया कि अब एज अ लॉयर आप अगर आपके नॉलेज में आ गया है तो आप ये फैक्ट तो कम से कम कोर्ट के नॉलेज में लेकर आएँ कि उसकी डेथ हो गई हुई है। तो बाकी ये कि ज़्यादातर केसेस में उसके कोई ना कोई वारसान जो हैं वो आ जाते हैं, उनको बता दें कि वो चले जाएं कोर्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगले हफ्ते के अंदर मेरे वालिद साहब के, मरहूम वालिद साहब के 2 केसेस लाहौर रजिस्ट्री में लगे हुए हैं। क्लाइंट्स को हमने कॉल कर दिया, एक क्लाइंट ने कहा कि मैं खुद चला जाऊंगा, दूसरे क्लाइंट ने चूंकि नहीं किया हुआ और वहाँ पे AOR भी फौत हो गया, तो मैं ज़ाती तौर के ऊपर जाऊँगा और कोर्ट को कहूँगा कि जी मेहरबानी करके पार्टीज़ को वारसान वगैरह के लिए मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उससे अगर मुझे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, जस्ट इन्फॉर्म दम बिकॉज़ वकालतनामा सो लॉन्ग एज वो रिकॉर्ड पे आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो अप। आपका तो खत्म हो टेक्निकल गया। आप नहीं कर सकते, यू टेकन द फीस फॉर इट, कोर्ट को बताने के लिए तो आप जाएंगे, कोर्ट आपको डिस्चार्ज नहीं करती जब तक। दिस इज नॉट अदर पावर ऑफ अटर्नी, दिस इज अ वकालतनामा टू वॉच हिज इंटरेस्ट। मर गया तो फिर भी आपको अगली स्टेप तक तो पास ऑन करना ही है ना वारसान तक, कि आपने उसको टेक्निकल खेलना कि जी ठीक है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, अब जाए जो भी प्रॉपर्टी है करोड़ों की वो दूसरी पार्टी दे दें। तो सर आप तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम ज़ीशान भाई की, आपकी सही है आप सही एज यू विल सी ज़ीशान भाई और मैं वी आर सीनियर लॉयर्स जिनके मुंशी भी हैं, बट वी आर अवेयर ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स और हम देखते हैं और इनके ऊपर मुकदमे भी जीतते हैं। बहुत बरकर वकील भी आपको यहाँ पे मिलेंगे जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर ये फॉर्म्स तक नहीं पढ़े हुए और जो नीचे तक जाके नहीं करते और उनके मुंशी ही ये सारी चीज़ें करते हैं। बट एज यू हैव सीन के ये लिस्ट ऑफ रिलायंस और इन चीज़ों की बहुत रियल इम्प्लीकेशंस हैं, लिस्ट ऑफ विटनेसेस की, जिस पे मुकदमे आपको मैं पिछली लेक्चर में ये कह रहा था कि अगर मैंने उसका एविडेंस नहीं आने दिया तो मैं जीत जाऊँगा, अगर मैं उसका विटनेस नहीं आने दिया तो मैं जीत जाऊँगा। इन चीज़ों की बहुत रियल इम्पैक्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के ऊपर नहीं था, ओरिजिनल नहीं आया, नहीं आने दिया, जीत जाऊँगा। सो दीज थिंग्स हैव वेरी रियल इम्पैक्ट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं ज़ीशान अहमद मलिक साहब ने, जिन्होंने एज ऑलवेज टाइम दिया, आपसे मोती बेसिकली शेयर किए, जिनके ऊपर ईच मोती नहीं, आपने एटम बम आपसे उन्होंने शेयर किए जिसके साथ आप किसी का मुकदमा तबाह कर सकते हैं दूसरी पार्टी का। सो स्टफ लाइक दिस, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसलिए एक्सरसाइज की। एक मेरी तरफ से कोताही थी लेट इस्लामाबाद से आने की वजह से कि भाई ने जो हमें डॉक्यूमेंट्स, दिल तो मेरा ये था कि फॉर्म्स आपके हाथ में दे के आपसे करवाएं, ये आपके ग्रुप के अंदर वी विल अपलोड और आपके ग्रुप के अंदर से यू कैन प्रिंट दम आउट एंड टेक अ लुक एट दम। असल में तो ये आपको मार्केट में भी मिल जाते हैं और अगर आप CPC को भी देखना शुरू करें वगैरह, वहाँ पे भी ये चीज़ें बेशुमार मौजूद हैं। मेहरबानी करके इनको देखें क्योंकि इन पे ही आप मुकदमे देखेंगे और आपको मुकदमे जीतने और दूसरों को हरवाने का ये बहुत ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट्स आपको पता ही। ज़ीशान मलिक साहब इनका तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सर। ज़ीशान भाई एक ग्रुप फ़ोटो हो जाए वो सेल्फी वाले अंदाज़ की, हमारी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने यहाँ पे